पहले मैं 10 मिनट में समराइज कर दूं जो बात किया है उसको, तो मैं 10 मिनट का समय लेकर के 10 से 15 मिनट में जो बात की थी उसको वापस एक सारांश उसका रख देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के प्रयास में हम दिनों दिन अपने मोबाइल, अपने कपड़े, अपने जूते, चप्पल, घड़ी, सड़कें, बिजली पानी के इंतजाम, आने जाने की व्यवस्था, ये सबको दिनों दिन बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास की उपलब्धि भी दिखती है कि ये दिनों दिन बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं और हर घर में, हर गांव में, हर शहर में सुविधाएं, संसाधन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न यह है कि इन संसाधनों की वृद्धि के साथ साथ, इन सुविधाओं की वृद्धि के साथ साथ आदमी भी दिनों दिन बेहतर हो कि नहीं हो। मोबाइल स्मार्ट हो, अच्छी बात है, आदमी स्मार्ट हो कि नहीं हो। फोन स्मार्ट हो, ये तो अच्छा है, आदमी स्मार्ट हो कि स्टूपिड रहे, ये तो पूछना पड़ेगा ना। तो ये मुद्दा है कि ये सारे संसाधन जो आदमी के लिए हैं, आदमी भी तो दिनों दिन बेहतर हो सके। इसके साथ हम लोगों ने ये भी बात किया था कि आज जितनी भी समस्याएं दिखाई देती हैं, चाहे प्रकृति के स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो, कि हवा पानी मिट्टी के खराब होने की समस्या हो, चाहे पशु पक्षियों की समस्या हो, कि पेड़ पौधों की समस्या हो, या आदमी आदमी के बीच परिवार और समाज के स्तर की समस्या हो, ये सब समस्याओं के मूल में आदमी है। क्योंकि एक जंगल में जाके देखें तो ना तो हवा पानी मिट्टी वहां खराब है, न पेड़ पौधे खराब है, न पशु पक्षी खराब है। ये तीनों जगह की भी जो प्रॉब्लम है उसके सोर्स में मनुष्य का अमानवीय व्यवहार या आचरण है। तो अगर आदमी ठीक नहीं होगा तो ये समस्याएं हल नहीं हो सकती हैं, इसको पहचानना जरूरी है। इसके बाद हम लोगों ने ये बात किया था कि जैसा एक बीज के हिसाब से वृक्ष बनता है, जैसा बीज बोते हैं, आम का बीज बोते हैं, आम का पेड़ बनता है, नीम का बीज बोते हैं, नीम का पेड़ बनता है। तो बीज के आधार पर एक पेड़ पौधे का आचरण तय हो जाता है। पशु पक्षियों का आचरण देखेंगे तो उसके वंश से तय होता है। तो गाय के वंश में पैदा हुआ बच्चा गाय जैसा ही आचरण करता है, और शेर के वंश में पैदा हुआ बच्चा शेर जैसा ही आचरण करता है। लेकिन जब मानव को देखने जाते हैं तो ये दिखता है कि मनुष्य का आचरण उसके शिक्षा संस्कार पर निर्भर करता है। जैसी शिक्षा संस्कार, जैसा वातावरण उसको मिलता है वैसा वो बन जाता है। तो माँ बाप को अंग्रेजी नहीं आती हो, बच्चा अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है। माँ बाप इंजीनियर और डॉक्टर नहीं हो, बच्चा हो जाता है। माँ बाप एक तरह का खाना खाते हैं, बच्चा दूसरी तरह का खाना खाता है। आचरण में ये बदलाव दिखता है मानव में शिक्षा संस्कार में बदलाव के कारण। और ये शिक्षा संस्कार मिलने की जगह पहला हमारा घर परिवार है, दूसरा स्कूल कॉलेज है, और तीसरा समाज का मीडिया, एडवर्टीजमेंट, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, मूवी, ड्रामा, थिएटर, न्यूज़पेपर, ये सब हमको बहुत सारे ढंग से शिक्षा और संस्कार कर रहे होते हैं। जिसके उदाहरण में हमने ये बात कही थी कि आज अपने घर में प्रयोग करने वाली ज्यादातर चीजों को हम देखेंगे तो वो मीडिया से, एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। तो यहाँ के बाद हम लोगों ने इस पर बात किया था कि विकसित मानव का स्वरूप क्या हो। तो पहली बात ये कही कि सारे विकास के मूल में आदमी का विकसित होना भी जरूरी है। दूसरी बात ये कही कि जितनी भी समस्याएं आज के दिन दिखाई देती हैं अलग अलग स्तरों पर, उसका बीज मनुष्य का अमानवीय आचरण या व्यवहार है। तीसरी बात ये कही कि पेड़ पौधों में तो बीज से आचरण तय होता है, पशु पक्षियों में वंश से आचरण तय होता है, लेकिन मानव में शिक्षा संस्कार से आचरण तय होता है। चौथी बात ये कही कि ये शिक्षा संस्कार परिवार से, स्कूल कॉलेजेस से और समाज से मिलता है।
पांचवी बात ये कही कि मानव विकसित होने का मतलब है जो खुद सुख समृद्धि पूर्वक हमेशा जीता हो, दूसरों की सुख समृद्धि पूर्वक जीने में सहयोगी होता हो, क्योंकि हम उसी के साथ जीना चाहते हैं जो हमारी सुख समृद्धि में सहयोग कर सके, जो हमको सुखी करने के बदले दुखी और परेशान किए हुए हो, समृद्ध करने के बदले हमको अभावग्रस्त बनाए, दरिद्र बनाए, एक्सप्लॉइट बनाए, हम दूर ही रहना चाहते हैं उससे। तो मानव के रूप में विकसित होने का मतलब है खुद सुखी समृद्ध रहना, दूसरों की सुख समृद्धि में सहयोगी होना। वहां के बाद हमने ये बात को देखना शुरू किया था कि अपने सुख समृद्धि और दूसरे की सुख समृद्धि को सुनिश्चित करने जाएंगे तो क्या क्या चीजें होने की जरूरत है। और उसके तहत हम लोगों ने ये बात पहचाना था कि एक विकसित मानव का मतलब है ये पांचों जगह पर विकास चाहिए। व्यवसाय की जगह पर विकसित या सफल होने का मतलब है प्रकृति के नियमों का ध्यान रख करके उत्पादन करना और उपलब्ध सुविधा का सदुपयोग करना, ताकि हम समृद्ध हो सकें, शरीर स्वस्थ रह सके और प्रकृति भी संतुलित रहे। हम स्वस्थ रह सकें, समृद्धि हो सके और प्रकृति भी संतुलित रहे। अनेक उदाहरणों से हमने ये बात देखा था कि व्यवसाय के आयाम से सुविधा से जुड़ी हुई समस्या तो हल हो जाती है, व्यवहार से जुड़ी हुई समस्या हल नहीं होती। व्यवहार अगर ठीक होने का काम नहीं होगा तो सुविधा बढ़ने से इतना ही होता है कि पहले दरी पे बैठ के झगड़ा कर रहे थे, अब कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं कि नहीं। इतना ही फर्क होगा कि पहले घर में बैठ करके एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, अब रेस्टोरेंट जाके भी कर सकते हैं। पहले अपने मोहल्ले भर में ही लड़ाई झगड़ा करते थे तो मोहल्ले वालों को पता चलता था, अब कुल्लू मनाली शिमला और वेनिस जाके भी पता चलवा सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे ना बढ़ें, सुविधाएं ना बढ़ें, मैं इतना ही कह रहा हूं कि पैसा और सुविधा से जिंदगी का एक आयाम हल होता है जो सुविधा से जुड़ा हुआ है। जो व्यवहार से जुड़ा हुआ आयाम है उसके लिए तो व्यवहार के ही ठीक होने की जरूरत है। अगर व्यवहार ठीक होने वाला भाग नहीं होगा तो ये सुविधा वाली समस्या तो ठीक हो जाएगी, संबंध वाले सारे दुख यथावत बने रहेंगे। ये पहचानना जरूरी है। उसके आगे हम लोगों ने ये बात किया था कि कहीं मोबाइल पे कॉल आ रहा है। उसके बाद हम लोगों ने ये बात किया था कि व्यवहार मानव के साथ या व्यवसाय प्रकृति में जो हम करते हैं वो सब के साथ साथ अपने अंदर कुछ ना कुछ सोच, कुछ ना कुछ विचार भी लगातार चलता रहता है। हमारे विचार में जब समस्याएं चलती हैं तो हम परेशान होते हैं। विचार में अगर समस्या दिखती है तो उसके साथ साथ समाधान भी दिखता हो, उसको ठीक करने का उपाय भी दिखता हो, उसमें अपनी भागीदारी करके हम ठीक कर सकते हैं, ये संभावना दिखती है तो हम आराम में बने रहते हैं। तो समस्या के अर्थ में विचार का मतलब है हम समस्याओं का रोना गाना तो खूब करते हैं, उसकी जिम्मेदारी अपने को छोड़ करके बाकी सबके सिर पर डाल देते हैं और कुछ नहीं हो सकता है, हम विक्टिम हो गए हैं, हम शिकार हो गए हैं, हम फंस गए हैं, बाकी लोगों ने हमको उलझा दिया है। ऐसे निष्कर्षों के साथ हम चर्चा करते रहते हैं। समाधान के अर्थ में विचार करने का मतलब है कि अगर कहीं कठिनाई हमको दिखती भी है, स्वयं में, परिवार में, समाज में, प्रकृति में कोई समस्या अगर हमको दिखती है तो उसके ठीक होने करने का उपाय भी दिखता है और उसमें हम क्या भागीदारी कर सकते हैं, क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, उसको पहचान करके हम आगे के रास्ते को सोच पाते हैं। तो अपने में ये बात को देख सकते हैं कि विचार समाधान में होता है तो हम आराम में रहते हैं, समस्या में होता है तो हम परेशान होते हैं। इसी तरह से आगे हम लोगों ने यह भी देखा कि भाव की जगह पर विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव जब हमारे में होते हैं तो हम अपने में आराम में बने रहते हैं, दूसरों के लिए भी सहयोगी हो पाते हैं, पूरक हो पाते हैं। अगर हमारे खुद के अंदर ही अपमान आ जाए, विरोध आ जाए, क्रोध आ जाए,
द्वेष आ जाए, ईर्ष्या आ जाए, घृणा आ जाए, नफरत आ जाए, दूसरे को बाद में जलाती है, हमको पहले जलाती। आपको मेरे अपमान या विरोध का पता तब चलता है जब जा करके मैं आपको कुछ बोल दूं या कुछ वैसा एक्सप्रेशन कर दूं जिससे आपको चोट पहुंचे। लेकिन आपको कुछ कहने के पहले भी, आपके सामने जाने के पहले भी जो 2 घंटा 4 घंटा हमारे अंदर विचार चलता रहता है और भाव में अपमान, क्रोध, विरोध, घृणा चलती रहती है, वो हमको परेशान करती है, ना कि आराम देती है। सारा विचार करके, सारा अपमान विरोध का भाव लाके हम बाहर अगर उसको व्यक्त करने नहीं गए, ये कह के छोड़ दिए कि चलो इस बार छोड़ देते हैं, अगली बार कुछ करेगा तब जवाब देंगे, अगले को तो पता भी नहीं चला कि हमारे अंदर कितनी कहानी घट गई, उसको तो सूचना भी नहीं मिली, पता भी नहीं चला। लेकिन जितनी देर हमारे अंदर वो अपमान, क्रोध, विरोध, घृणा होती रहती है, हम अपने में परेशान बने रहते हैं, हमारे दुख का, हमारी पीड़ा का, हमारी परेशानी का कारण बना रहता है, हम अपने में बेचैन सी स्थिति में रहते हैं। इसके आगे हम लोगों ने ये बात किया था कि मानव के रूप में हर बच्चा सही को समझना ही चाहता है। छोटा बच्चा भी किसी चीज को देखता है तो उसके बारे में 10 जिज्ञासा को व्यक्त करता है, उससे जुड़े सवाल पूछता है। वो क्यूरियोसिटी, वो जिज्ञासा हर मानव के संतान में, बच्चे में दिखाई देती है। इस पर भी हम लोगों ने बहुत बात किया था कि जहां जहां हम नियमों को ठीक ठीक समझ पाते हैं, वहां वहां हम व्यवस्थित होकर के जी पाते हैं। जहां जहां हम नियमों को ठीक ठीक नहीं समझ पाते हैं, वहां वहां जाने अनजाने हम अव्यवस्था के हिस्से हो ही जाते हैं, व्यवस्था में जीने का काम नहीं कर पाते। उसको समेट के ये बात कहा था कि जीने का जो पूरा फैलाव है, स्वयं या मानव के रूप में जीना, परिवार के रूप में जीना, समाज के रूप में जीना और प्रकृति या अस्तित्व के बारे में जो हमारा जीना है, इन सब जगहों पर नियमों की ठीक ठीक समझ होने से ही हम व्यवस्थित होकर के जी पाते हैं। जहां कहीं भी हमको नियम की समझ ठीक ठीक नहीं होती, परिवार में संबंध पूर्वक जीने के नियम की समझ नहीं हो, समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, न्याय की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो, प्रकृति के साथ संतुलन में जीने के नियमों का पता नहीं हो, अपने ही मन को, अपने ही भाव को, अपने ही विचार को व्यवस्थित रखने का तरीका नहीं पता हो, हम जाने अनजाने उलझन और समस्या में आते ही रहते हैं। तो ये पहचानना जरूरी है कि स्वयं, परिवार, समाज और प्रकृति या अस्तित्व, इन सभी जगहों पर व्यवस्थित होकर के जीने के नियमों की समझ होने से हम आराम में जी पाते हैं। वो नियम की समझ नहीं होती है तो हम परेशान होते हैं, दूसरों की परेशानी का कारण बनते हैं। तो सारे डिस्कशन का सार ये है कि मानव के रूप में विकसित होने के लिए इन सारे डायमेंशन में विकसित होना जरूरी है। समझ में भी विकसित होना जरूरी है, भाव में भी विकसित होना जरूरी है, विचार में भी विकसित होना जरूरी है, व्यवहार में भी विकसित होना जरूरी है और व्यवसाय या सुविधा में भी विकसित होना जरूरी है। इस विकसित होने के लिए जो शिक्षा संस्कार का प्रोग्राम होना चाहिए, जाने अनजाने आज स्कूल कॉलेजेस की शिक्षा संस्कार नौकरी दिलाने पर रुक गई है। सारी पढ़ाई लिखाई का आकलन इसी बात से होता है कि नौकरी मिली कि नहीं मिली, और मिली तो कितने लाख सालाना की मिली। तो पूरी शिक्षा की उपलब्धि इस व्यवसाय के आयाम में जाके सिमट गई है। उसमें भी नियमों का ध्यान रख के उत्पादन करता हो, सदुपयोग करता हो, इस पर भी ध्यान नहीं जाता। अधिक से अधिक पैसे वाली नौकरी लग जाए तो हम मानते हैं कि पढ़ाई लिखाई सफल हो गई। बच्चा भी यही मानता है, घर परिवार के लोग भी यही मानते हैं, टीचर भी यही मानते हैं, समाज भी उन्हीं को सफल देखता है। अगर ये सारे आयाम पर काम नहीं होगा, सिर्फ इसी पर होगा, तो एक आयाम में जितनी भी सफलता हो जाए, बाकी सारे आयाम खाली रहेंगे।
और अगर कोई घर 4 पिलर पे खड़ा है, उसके बाकी 3 पिलर को तोड़ करके एक पिलर पर खड़ा रखने का कोशिश करेंगे, वो गिरेगा ही। कितना भी मशक्कत कर ले वो स्थिर तो रहेगा नहीं। घर परिवारों में भी अगर इन आयामों पर कुछ काम हो सकता था, तो आज की दुर्दशा ये हो गई है कि घर का सारा समय जो स्कूल से होमवर्क आता है बच्चे का, उसी को कराने में गुजर जाता है। ज्यादातर जगहों पर जो डिजाइन हो गया है वो स्कूल के होमवर्क कराने में समय जब चला जाता है, या माता पिता को फुर्सत नहीं है आज के दिन करने को, 10 और काम है उनकी वरीयता में। ठीक है, उन्होंने ये मान लिया है कि बच्चे का जो होना है स्कूल करेगा, हमारा तो कोई रोल नहीं है। और रोल है भी तो वही गणित, विज्ञान और अंग्रेजी सिखाने में है, जिसके लिए बच्चा बैठ करके पढ़ाई करता रहे। पानी का ग्लास ला करके भी हम ही देते, तो दे बुरा नहीं है, लेकिन जिस बच्चे को 18-20 साल तक आपने पानी का ग्लास भी खुद से पीने नहीं दिया है, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 20 साल के बाद वो अपना भी पानी पी ले और हमको भी पानी पिला दे? इसी तरह से समाज की स्थिति को देखेंगे तो जाने अनजाने जिस तरह से मीडिया, इंटरनेट, टेलीविजन और सीरियल्स का कंटेंट भरा पड़ा है, वो आदमी को इन सारे आयामों में उलझा ही रहा है, कंफ्यूज ही कर रहा है। आपको लड़ाई झगड़े करने के तरीके नहीं आते हो ना, स्टार टीवी के 2-4 सीरियल देख लीजिए, ठीक है, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा कि सास बहू में झगड़े करने के लिए क्या होता है, भाई बहन में झगड़े करने के लिए क्या करना होता है, सब तरीके उसमें दिखने शुरू हो जाएंगे कि नहीं। कभी देखिए कहानी घर घर की हमारे किसी जमाने में आया करता था, आजकल पता नहीं कौन से आते हैं, बट जितना देखेंगे निष्कर्ष ये दिखाई देता है कि स्कूल, कॉलेज, परिवार और समाज तीनों ही जाने अनजाने ये पहले चारों को इग्नोर करके बैठ गए हैं, 5वें पर ही फोकस्ड है। और 5वें में भी सुविधा का नियम पूर्वक उत्पादन पर भी ध्यान नहीं है, सदुपयोग पर भी ध्यान नहीं है। अधिक से अधिक पैसे की नौकरी भर लग जाए उतने पर फोकस्ड। फिर जो काम कराना हो करवा लीजिए, हम सब करने को बैठे। ज्यादातर लोगों की स्थिति ऐसी दिखाई देती है। आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में 4 साल अलग अलग इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद भी अगर पैसा सॉफ्टवेयर में है तो नौकरी सॉफ्टवेयर की करते हैं। एक बार दिखता है कि सॉफ्टवेयर की नौकरी से भी ज्यादा पैसा मैनेजमेंट करने से है, तो आईआईएम की पढ़ाई करके मैनेजमेंट वाले काम करते हैं, चाहे इंजीनियरिंग कोई भी कर रखे। तो ये समझना जरूरी है कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी के लिए बच्चों को तैयार करना है, या ये समझ, भाव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय, ये 5 जगह पर बच्चा विकसित हो सके, सफल हो सके, इसके लिए तैयार करना है। ये पूछने की जरूरत है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या बनता है? सिर्फ नौकरी और व्यापार के लिए बच्चे को तैयार करना, या ये 5 आयामों में सफलतापूर्वक जीने के लिए तैयार करना? ये दूसरा सवाल भी पूछ लिया जाए कि ये 5 आयामों में हम ठीक जी पाएंगे, तब हम सुखी समृद्ध रह पाएंगे, या सिर्फ नौकरी और पैसा मिल जाए, बाकी 4 आयाम में समस्या बनी रहे, चलेगा क्या? सुख समृद्धि होगी क्या? नहीं होगी। तीसरा ये भी देख लिया जाए कि जब हम ही सुखी समृद्ध नहीं हैं, हम ही अभावग्रस्त हैं, हम ही दुखी और परेशान हैं, तो दूसरे के सुखी समृद्ध होने में सहयोग करेंगे कि उसको भी अभावग्रस्त और परेशान करेंगे? आग हमारे अंदर लगी है, बुझाने जितनी जगह भी जाएंगे ना, वो आग की चिंगारी 2-2 छोड़ आएंगे सब जगह, सब जगह। तो इतनी बात सार रूप में की थी हमने। मैं आराम से 1 मिनट के लिए रुक जाता हूं, कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, कोई चर्चा हो, तो इतने पर उसको फिक्स रखेंगे। बाकी जितने मुद्दे हैं सब एक एक करके आएंगे, और जब उस मुद्दे का समय आएगा तो उस पर अच्छे से बात कर लेंगे हम लोग। तो इस पर कोई भी कमेंट हो, प्रश्न हो, कह सकते। माइक दे दीजिएगा प्लीज।
एक माइक कहीं पीछे देके छोड़ देंगे और एक आगे, तो आराम से चलता रहेगा। एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि समझ और ज्ञान क्या एक ही है या अलग अलग है? क्योंकि समझ कभी कभी ऐसी हो जाती है तेरी समझ ही गलत है, ऐसा आपस में बोला जाता है। दूसरी चीज ये है कि नियम जो है अभी तक तो हमारे सामने नहीं आए कि क्या नियम है जिनका वो किया जाए। आते हैं, एक एक करके उसी को समझने का काम करेंगे। अभी तो हम समझ और ज्ञान को एक ही अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। मैं तो एक ही अर्थ में प्रयोग कर रहा हूं। जिसको आप गलत समझ कहते हैं उसको मैं यहां भ्रम या मान्यता कहूंगा। जिसको आप गलत समझ कह रहे हैं उसको मैं भ्रम या मान्यता कहूंगा, या आप चाहें तो समझ के आगे सही समझ जोड़ लीजिए। एक ही बात है, एक ही बात है। उसको सही समझ कह लें कि ज्ञान कह लें कि सिर्फ समझ कहें। अभी तो सही वाले को ही समझ कह रहे हैं। गलत समझ तो बेसिकली भ्रम है, मान्यता है, वो ज्यादा खतरनाक है। आदमी गलत को सही मान के बैठ जाता ना, और पलट के देखने को भी तैयार नहीं होता, तो ज्यादा खतरनाक है। और जो दूसरी बात आपने नियमों की कही, वो सब पर धीरे धीरे एक एक करके बात करेंगे। जैसे उसमें से एक बात हमने कही कि मनुष्य की परस्परता में जीते हुए विश्वास पूर्वक जीना हमको सहज लगता है, उसमें हमको तृप्ति मिलती है, या अविश्वास और शंका के साथ मिलती है। सम्मान और स्नेह के साथ जब हम एक दूसरे के साथ जीते हैं तब हम आराम में होते हैं, या अपमान और विरोध के साथ जीते हैं तब आराम में होते हैं। मान्यता को और स्पष्ट करेंगे ना, अभी एक एक करके वही काम ही है, वही काम ही है। नेक्स्ट काम ही हमारा यही है कि सही और गलत की पहचान कैसे करेंगे, उस पर बात हो जाए। तो जो सही है वो समझ है, जो गलत है वो मान्यता है। अभी भी करेंगे उसको थोड़ा, कल और थोड़ा उसको विस्तार करेंगे मानव को समझते समय। कोई और कमेंट तो नहीं इस पर? आगे चले, थैंक यू। तो मानव की मूल चाहना को देखेंगे ना, तो सुख के रूप में, समृद्धि के रूप में, उसकी निरंतरता के रूप में दिखता है। अब जितना अध्ययन हम लोग करने वाले हैं उसकी विधि क्या होगी, उस पर भी थोड़ा बात कर देता हूं। बस जहां हम लोग बात कर रहे थे उसकी एक स्लाइड आगे होगी। कौन सा पेज नंबर है? 11, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11। तो हम चीजों की जांच परख करके सही और गलत का पता कैसे करेंगे, उसको लेकर के कुछ बात यहां लिखी हुई है। मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो भी यहां पर कहा जा रहा है वो आपके लिए एक प्रस्ताव है, एक प्रपोजल है, जिसको मानना नहीं है, जांच परख करना है। जांच परख करके देखना है कि वो हमारे लिए सही है कि नहीं है। आप अपने से ही पूछ के देख लीजिए, आप चीजों को जांच परख करके समझना और स्वीकारना चाहते हैं कि बिना जांचे परखे मान लेना चाहते हैं? जांच परख करके स्वीकारना चाहते हैं। तो वही बात लिखा है कि जांच परख करके स्वीकारा जाए, माना नहीं जाए। सही भी नहीं माना जाए, गलत भी नहीं माना जाए, जांच परख करके देखा जाए। ना तो सही माने इसको, ना गलत माने। जब मैं अपनी बात के लिए ये बात कह रहा हूं तो उससे ये भी तय हो जाता है कि दूसरी जगह से भी जो कुछ भी आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो सबको भी
इसी जांच परख की प्रक्रिया से गुजार करके देखा जाए कि वो आपके लिए सही है कि नहीं है। और सही होने का अल्टीमेट टेस्ट क्या है उसको अभी नीचे एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे पता करें। तो कोई भी प्रस्ताव सही है कि नहीं उसका 2 सिंपल टेस्ट है। पहला सरल टेस्ट तो यह है कि अपने से पूछ करके देखें कि क्या वो हमको सहज रूप में स्वीकार होता है कि नहीं होता है। जैसे मनुष्य मनुष्य की परस्परता में स्नेह का भाव हमको सहज रूप में स्वीकार होता है कि विरोध का भाव? स्नेह का। जिंदगी में 20 बार ऐसा हुआ होगा कि हमने एक दूसरे का विरोध किया होगा। करने की जगह पर हमने 20 बार विरोध किया है एक दूसरे का, लेकिन फिर भी अगर पूछने जाते हैं अपने से कि सहज रूप में स्वीकार क्या है, तो यही उत्तर दिखता है कि स्नेह सहज रूप में स्वीकार है। आप अपने से पूछ के देखिए, सम्मान का भाव सहज रूप में स्वीकार होता है मानव मानव संबंध में जीते हुए, या अपमान का भाव सहज रूप में स्वीकार होता है? उत्तर बहुत साफ है। 20 बार ऐसा हुआ होगा कि जिंदगी में हमने एक दूसरे का अपमान किया होगा, लेकिन करने में वो होने के बावजूद भी अपनी स्थिति से जब पूछने जाते हैं कि हमको सहज रूप में स्वीकार क्या है, तो यही दिखता है कि सम्मान का भाव ही सहज रूप में स्वीकार है। ऐसे ही आप अपने से पूछ के देखिए, शरीर को स्वस्थ रखना आपको सहज रूप में स्वीकार होता है या शरीर को बीमार करना सहज रूप में स्वीकार होता है? क्या स्वीकार है? स्वस्थ रखना। स्वस्थ रखना। 10 बार जिंदगी में ऐसा हुआ होगा कि हमने स्वाद के चक्कर में ऐसी चीजें खा ली हैं जो शरीर के लिए ठीक नहीं है। उसके बावजूद भी अगर अपनी सहज स्वीकृति से पूछने जाते हैं कि हमको सहज रूप में स्वीकार क्या है, तो स्वस्थ रहना स्वीकार है, शरीर को नर्चर करना, शरीर को पोषण करना स्वीकार है। यही उत्तर मिलता है। आप अपने से ही पूछ के देखिए, घर में उपलब्ध सुविधाओं का, संसाधनों का घर वाले सदुपयोग करें तब आपको सहज रूप में स्वीकार होता है, या घर वाले उसका दुरुपयोग करें तब आपको सहज रूप में स्वीकार होता है? उत्तर बहुत साफ है। जबकि खुद अपनी जिंदगी को भी पलट के देखेंगे ना, तो कई बार सुविधाओं का दुरुपयोग करते हुए हम खुद भी दिखाई दे सकते हैं। तो यद्यपि करने में हमारे 20 कमी हो सकती है, लेकिन अपनी सहज स्वीकार्यता को देखने जाते हैं कि हमको सहज रूप में क्या स्वीकार है, तो उत्तर एक ही मिलता है। ध्यान से देखेंगे ना धीरे धीरे, तो ये दिखेगा कि सहज स्वीकार्यता के रूप में, नेचुरल एक्सेप्टेंस के रूप में, सहज स्वीकृति के रूप में जो उत्तर मिलता है ना, वो हम सभी मनुष्यों के लिए एक जैसा होता है। उसमें अंतर नहीं है, उसमें भेद नहीं है। और चूंकि वो उत्तर एक मिलता है, इसलिए मानव मानव संबंध में जीने का निश्चित नियम हो सकता है। शरीर के साथ व्यवस्थित होकर जीने का निश्चित नियम हो सकता है, क्योंकि कुछ मूलभूत चीजें हैं जो हम में से हर मानव को एक जैसी स्वीकार है। आपको कुछ और सहज रूप में स्वीकार होता, हमको कुछ और सहज रूप में स्वीकार होता, तो जीने में कठिनाई हो सकती थी। जितना हम ये जांच परख करके देखते जाएंगे ना, उतना दिखेगा कि जीने की जगह पर बहुत सारा भिन्नता और भेद होने के बावजूद भी सहज रूप में स्वीकार तो हमको यही है। आप अपने से ही पूछ के देखिए, क्रोध में रहना आपको सहज रूप में स्वीकार होता है कि शांति में रहना सहज रूप में स्वीकार होता है? शांति में। जबकि 10 बार हम सब ने क्रोध किया होगा। चूंकि हमको शांति में रहना सहज रूप में स्वीकार है, इसलिए जब भी आप हमसे पूछेंगे कि श्याम तुम क्रोध क्यों कर रहे हो, हम कहते हैं तुम बात ही ऐसी बोलते हो कि क्रोध करना पड़ता है। तुम काम ही ऐसा करते हो कि क्रोध करना पड़ता है। क्रोध करना किसको अच्छा लगता है, लेकिन तुम जब मजबूर कर देते हो तो हमको करना पड़ता है। ये सारे वाक्य ही ये बात बताते हैं कि स्वीकार तो हमको अपने अंदर शांति की ही स्थिति है जो सहज रूप में स्वीकार है।
यद्यपि हम क्रोध कर रहे हैं, स्वीकार, विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भाव ही हैं, यद्यपि हम अविश्वास, अपमान, विरोध भी कई बार कर रहे हैं। स्वीकार शरीर को स्वस्थ रखना ही है, यद्यपि कई बार हम अपने तरीकों को बिगाड़ के उसको बीमार कर रहे हैं। स्वीकार सुविधाओं का सदुपयोग ही है, यद्यपि हम और अगला कई बार उसका दुरुपयोग करता हुआ भी दिखाई देता है। तो सही होने का एक बहुत सिंपल टेस्ट है अपने से ये सवाल पूछना कि ये हमको सहज रूप में स्वीकार है कि नहीं। और ये सवाल पूछने के लिए किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है, पड़ोसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किताबों को पलट के देखने की जरूरत नहीं है, अपने से पूछने की जरूरत है, अपने में देखने की जरूरत है। क्योंकि ये सारी सच्चाई जो हमारे अंदर है अपने में देखने से सीधा सीधा पता चलने लगता है। गाय का अध्ययन करना हो तो उसके लिए गाय को देखना पड़ता है, आम का अध्ययन करना हो तो आम को देखना होगा, पत्थर का अध्ययन करना हो तो पत्थर को देखना होगा, आदमी का अध्ययन करना हो तो आदमी को ही देखने की जरूरत है। और चूंकि हम खुद भी मानव ही हैं, इसलिए स्वयं के अध्ययन से ही हमको मानव के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। दूसरे का अध्ययन जब हम करने जाते हैं ना, तो उसकी एक बड़ी कठिनाई ये होती है दूसरे का अध्ययन जब करने जाते हैं ना, तो उसकी एक बड़ी कठिनाई ये होती है कि वो बाहर से जो कर रहा होता है उतना ही हमको दिखाई देता है, अंदर उसके क्या चल रहा है ये दिखाई नहीं देता है। लेकिन हम अपना अध्ययन करने जाते हैं तो हमको बाहर भी दिखता है, अपना अंदर भी दिखता है। तो अगर हम बाहर सिर्फ आपको देखते हैं ना, तो इतना ही दिखाई देता है कि आप गुस्सा कर रहे हैं, आप सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप गलत चीजों को खा के शरीर को बीमार कर रहे हैं, आप मेरा अपमान कर रहे हैं, आप मेरे से विरोध कर रहे हैं, इतना ही दिखाई देता है। लेकिन जब अपने को देखने जाते हैं ना, तो ये तो दिखता ही है कि हम गुस्सा कर रहे हैं, साथ में ये भी दिखता है कि हम गुस्सा करना नहीं चाहते हैं, ये भी दिखता है कि हम अपमान कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं। साथ में ये भी दिखता है कि अपमान, विरोध, क्रोध, शंका करना हम नहीं चाहते हैं। और जितनी देर के लिए भी अपमान, क्रोध, विरोध, शंका, घृणा, ईर्ष्या में जी रहे होते हैं, हम मजबूरन उसमें जी रहे होते हैं और अपने अंदर इरिटेट हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, पीड़ा में हो रहे होते हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। तो स्वयं का अध्ययन करने से ये दोनों हिस्सा दिखता है, जो बाहर कर रहे हैं वो भी दिखता है और जो अंदर हम चाहते हैं मूल रूप में वो भी दिखता है। आपका देखने जाएं तो आपके अंदर की वो मूल चाहना हमको नहीं दिखती। अपमान करते समय, विरोध करते समय कितने तरह के कशमकश से आप गुजर रहे हैं और क्या अंतर विरोध और कन्फ्लिक्ट आपके अंदर चल रहा है, ये हमको बाहर से नहीं दिखता है। लेकिन जब हम किसी का अपमान कर रहे हैं, हम क्रोध कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं, हम घृणा कर रहे हैं, उस समय अपने अंदर का वो कन्फ्लिक्ट भी दिखाई देता है, वो अंतर विरोध भी दिखाई देता है। उसमें जो दुख हो रहा है, जो पीड़ा हो रही है, जो परेशानी हो रही है, उसका भी पता चलता है। आप कभी भी देखिए, आप किसी को पलट के जवाब कब देते हैं? अगला कुछ ऐसा कर रहा होता है जो आपको ठीक नहीं लगता है। एक समय तक आप उसको सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं। धीरे धीरे जब वो एक लिमिट के ऊपर आ जाता है और या तो हमसे कंट्रोल नहीं होता है या लगता है कि अब जवाब दिए बिना ये चुप नहीं होगा, बहुत दिन हो गए, तो हम देना शुरू करते हैं। जब अपने अंदर की इस प्रक्रिया को देखते हैं ना, तो दिखता है कि सारी परिस्थितियों में से दुखी और परेशान होके एक समय पे हमको कोई और उपाय नहीं दिखता है, तब मजबूर होके हम जवाब देना, विरोध करना दूसरे का शुरू करते। तो
तो स्वयं के अध्ययन के करते हुए एक सरल प्रश्न है अपने से पूछना कि हमको सहज रूप में क्या स्वीकार होता है। सहज रूप में जो स्वीकार होता है वो सही है, जो नहीं स्वीकार होता है वो सही नहीं है। और धीरे धीरे हम जांच परख करके देखेंगे तो दिखता है कि ये जो सहज स्वीकार्यता है हम सब की, ये जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है हम सब का, वो एक जैसा है। आपको भी स्नेही सहज रूप में स्वीकार है, हमको भी वही स्वीकार है। आपको भी अपने में शांत रहना ही सहज रूप में स्वीकार है, हमको भी वही स्वीकार है। आप भी मूलतः शरीर को स्वस्थ रखना ही चाहते हैं, मैं भी वही चाहता हूं। सुविधा का सदुपयोग होने से ही आपको सहज रूप में स्वीकार्यता है उसकी, उसी से आपको तृप्ति मिलती है। हमको भी सुविधा का सदुपयोग ही सहज रूप में स्वीकार है। तो पहला टेस्ट ये है, जो चीजें उस टेस्ट में पास हो जाएं, उसको इस दूसरे टेस्ट से भी गुजार लेने की जरूरत है ताकि गलती की कोई संभावना न बच जाए। और ये दूसरा टेस्ट ये है कि हम उसको जी करके देखें कि जीने में फल परिणाम क्या आता है। जीने का दो हिस्सा है, या तो मनुष्य के साथ व्यवहार करते हैं या बाकी प्रकृति के साथ जीते हुए कुछ कार्य या व्यवसाय करते हैं। मुझे लगता है एक बार रुक करके सभी लोग अपना एक बार मोबाइल देख लें, और अगर उसको साइलेंट करने की जरूरत है तो एक बार साइलेंट कर लें। तो आराम से 2-4-10 सेकेंड का समय लेके एक बार उसको देख लें। जिनको भी डाउट हो अपने मोबाइल के ऊपर वो एक बार चेक कर लें उसको। मोबाइल के ऊपर या अपने आदमी की ब्यूटी यही है, शंका उसमें होती है, कारण दूसरे को मानता है। तो जी करके जब हम देखने जाते हैं तो मनुष्य के साथ जो करते हैं वो व्यवहार है, बाकी प्रकृति के साथ जो करते हैं वो कार्य है। कार्य है व्यवहार जो हम दूसरे मनुष्य के साथ कर रहे हैं, अगर उससे हमको भी सुख मिलता है और जिसके साथ व्यवहार करते हैं उसको भी सुख मिलता है तो बात सही है। सुख नहीं मिलता है तो बात सही नहीं है। दोनों को दुख होता है। सम्मान और स्नेह के भाव के साथ जीते हुए कर दिया सम्मान और स्नेह के भाव के साथ जीते हुए हमको भी सुख मिलता है और जिसके साथ हम वैसा जीते हैं उसको भी सुख मिलता है। अपमान और विरोध के साथ जीते हुए हम खुद भी दुखी और परेशान होते हैं और जिसके साथ जी रहे होते हैं वो भी दुखी और परेशान होता है। ये पहचानना जरूरी है। तो व्यवहार की जगह पर जो प्रस्ताव है उसको हम जांच परख करके देख सकते और कई चीजों को देखेंगे ना। मान्यता की बात कह रहे थे, बहुत सारी चीजें जो समाज में प्रचलन में चल रही होती हैं, उसको जैसे ही जांच परख में लाने जाएंगे ना, आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि आपके लिए ठीक है कि नहीं है। जैसे हम सैकड़ों साल से ये बात कहते हैं, बड़ों का सम्मान करो, ठीक बात है। बराबर वाले में पति पत्नी के साथ संबंध में जीते हुए एक दूसरे का सम्मान करें कि नहीं करें। भाई बहन की जगह पर एक दूसरे के साथ सम्मान पूर्वक जिए कि नहीं जिए। छोटे बच्चे से भी आप बात करके देखिए, थोड़ा भी अपमानजनक ढंग से क्या जवाब देता है, अभी दिखाना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो ये दिखता है कि बड़ा हो कि छोटा हो कि बराबर हो, सम्मान की जरूरत तो हर किसी की जरूरत है। तो स्वीकार हमको सम्मान के भाव के साथ जीना ही होता है। भले मान्यता में कुछ भी चल रहा हो, प्रचलन में कुछ भी चल रहा हो। आज की मान्यता तो ये भी है कि पैसा ही जिंदगी में सब कुछ। और बड़ा कोट चलता है सब जगह, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक, चल ही रहा है प्रचलन में। ठीक है, प्रचलन में ये जो मान्यता है कि पैसा ही सब कुछ है, आप उसको जांच परख करके देखने जाइए कि क्या हमको ये सहज रूप में स्वीकार होता है कि नहीं।
आप जांच परख करके देखने जाइए कि पैसे के आधार पर हम व्यवहार करने जाते हैं तो दोनों को सुख मिलता है कि नहीं। उत्तर दिखना शुरू हो जाएगा, उत्तर दिखना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी मान्यताएं जो प्रचलन में चल भी रही हैं, हम खुद भी वैसा कर रहे हों, लेकिन जब भी इसमें चेक करने जाएंगे तो कोई ना कोई टेस्ट में वो फेल होता हुआ दिखाई दे देगा, दिखाई दे देगा। ऐसे ही उत्पादन का तरीका जो शेष प्रकृति के साथ कार्य करने का तरीका है, वो ऐसा हो कि हमारी भी समृद्धि हो सके और प्रकृति भी दिनों दिन पहले से बेहतर हो सके, उसकी भी समृद्धि हो सके, उसमें भी संतुलन रह सके, तो वो तरीका ठीक है। आज के दिन आप देख लीजिए कि जो अधिक से अधिक मात्रा में यूरिया डाल के, पेस्टिसाइड डाल करके, ठीक, उत्पादन का काम कर रहे हैं, वो प्रकृति में समृद्धि और संतुलन को ला रहा है कि दिनों दिन हमारे पानी, हमारी मिट्टी, हमारे भोजन को खराब कर रहा है। उत्तर साफ है ना। तो यद्यपि हम कर रहे हैं, ठीक, ज्यादातर आबादी उसी को कर रही है, हम आप भी उसके हिस्से हो सकते हैं, उसके बावजूद भी जब ये टेस्ट से देखने जाते हैं दोनों से तो दिखता है। आप अपने से ही पूछ के देखिए, प्रकृति के साथ संतुलित होना, उसको समृद्ध करना, उसके लिए भी सहयोगी और पूरक होना, ये आपको सहज रूप में स्वीकार होता है या प्रकृति को एक्सप्लॉइट करना सहज रूप में स्वीकार होता है? क्या स्वीकार होता है? प्रकृति असहज रूप में स्वीकार होता है, लेकिन करना पड़ रहा है। वही कर रहा है, भाषा ही ये बताती है कि मैं करना नहीं चाहता हूं, मजबूरन करना पड़ रहा है कि नहीं? पढ़ रहा है, भाषा ही ये बताती है कि हमको स्वीकार तो नहीं है वो, लेकिन मैं कुछ और उपाय नहीं दिखता है तो मजबूरन करना पड़ता है, क्योंकि उपाय की पोस्ट पर है नहीं। जी, बहुत बार हमको लगता है कि उपाय की कुर्सी पर हम नहीं है इसलिए नहीं है। थोड़ा रुक के देखना चाहिए कि सचमुच जितना उपाय हमारे हाथ में है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। रुक के 2 सवाल पूछना चाहिए। पहला ये कि सचमुच जितना मेरे हाथ में है वो मैं कर रहा हूं कि नहीं। ये ठीक है कि पूरे संसार में हम बहुत सारी चीजों को नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने नजदीकी संबंधों में भी जो हम कर सकते हैं वो कर रहे कि नहीं, एक तो ये रुक के देखने की जरूरत है। दूसरा, उन महत्वपूर्ण कुर्सियों पर भी जो लोग बैठे हुए हैं, अगर उनके सपोर्ट करने वाले लोग भी की भी चाहना वो नहीं होगी तो वो कुर्सी पे बैठ के भी कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जिनके कंधों पर आप खड़े हैं ना, चलना तो नीचे वाले के हिसाब से चलता है। देखें सर्कस में और बाकी चीजों में, जिम्नास्टिक में, नीचे पूरा एक बेस खड़ा रहता है, ऊपर एक लड़का खड़ा रहता है। देखें, नीचे से पूरा चेन बना के खड़ा होता है, एक के ऊपर एक झंडा लेके ऐसे खड़ा होता है। ठीक, वो जो ऊपर में खड़ा है ना, वो अपने हिसाब से नहीं चल सकता है, वो चलता है नीचे वाले के हिसाब से। और नीचे वाले जैसा चलते हैं वैसा उसका संतुलन चलता है। हेल्प कर दीजिए जी, कोई जिनका मोबाइल साइलेंट नहीं हो, एक बार प्लीज उसको देख लीजिए। और अगर किसी को साइलेंट होने का नहीं पता हो तो बगल वाले से हेल्प ले लिया जाए। तो दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि वो भीड़ में जो सबसे ऊपर खड़ा होता है ना, वो नीचे वाले के हिसाब से चलता है। एक पुराना कोट है, इस भीड़ में जो सबसे बड़ा है ना, वो किसी और के कंधे पर खड़ा है। तो कंधा जैसा मूव करेगा ना, ऊपर वाला उतना ही चल पाता है और वैसा ही चल पाता है। तो अपनी अपनी जगह से हम काम को कर सकें, इसकी जरूरत दिखाई देती है अगर समाधान की जगह से सोचते हैं तो। दूसरा, वो जो ऊपर भी खड़ा है वो नीचे वालों के हिसाब से ही चलता है। हम ही आप उनको चुन करके उस जगह पर भेजते हैं, चाहे पैसा लेके भेजे हो, कि शराब पी के भेजे हो,
कि कंबल लेके भेजे हो कि कुछ और करके भेजे हो, गलतियां हो जाती हैं। वही हमसे गलती हो जाती है, दूसरा जो है वो करता है। अभी आएंगे ये सब पर बात करेंगे हम एक एक करके। विश्वास को एक्सप्लेन करते समय इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि हमसे गलती होती है, दूसरा गलती करता है। ठीक है, तो ये दिखना जरूरी है कि जो आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण जगहों पर खड़े भी दिखाई देते हैं ना, जनता जब उनको एक तरफ जाती हुई दिखाई देती है तो अपना डिसीजन बदल लेते हैं कि नहीं बदल लेते? दसियों जगह आपने देखा होगा जब जनता का डिसीजन दूसरा होने लगता है ना, तो वही गद्दी पे बैठे हुए लोग बदल देते हैं अपने निर्णय को, रातों रात बदल देते, सुबह नहीं होने देते। हर चुनाव के पहले हिसाब लगाते हैं कि क्या करने से जो है ठीक होगा। तो किसी प्रदेश में चुनाव आने वाला हो तो जीएसटी कम हो जाएगा, कुछ और चीजें भी हो जाएगी। और मैं किसी सरकार विशेष की बात नहीं कर रहा, सामान्य डिजाइन ही यही हो गया है, यही हो गया। तो हमारे यहाँ मजाक में कहते हैं आज के दिन नेता वो नहीं है जिसके पीछे भीड़ चलती है। आज के दिन नेता वो है कि भीड़ जिधर जा रही होती है उसके आगे झंडा लेके खड़ा हो जाता है कि हम तुम्हारे लीडर हैं। तो आदमी सामान्य मानव जिस तरफ चलना शुरू करता है ना जी, कुछ ज्यादा चॉइस नहीं रह जाता है उन लोगों के पास, और कुछ ज्यादा अवसर नहीं रह जाता है। तो देखेंगे धीरे धीरे। अभी तो मैं इतना ही कहूंगा कि जितना अपने हाथ में है उतने को एक बार करना शुरू करें, फिर देखते हैं और पॉसिबिलिटी खुलती है कि नहीं। तो टेस्ट सही और गलत का एकदम सिंपल कह रहे हैं कि ये दो प्रोसेस से गुजार के देखें। पहला, अपने से पूछ के देखें कि ये हमको सहज रूप में स्वीकार है कि नहीं है। सहज रूप में स्वीकार है तो सही है, नहीं है तो नहीं है। और धीरे धीरे ये दिखता है कि ये सहज स्वीकृति हम में से हर मानव के लिए एक जैसी है। और दूसरा टेस्ट है कि उसको जी करके देखें, वैसा व्यवहार करने से हमको भी तृप्ति मिलती है कि नहीं, जिसके साथ उस व्यवहार को कर रहे हैं उसको भी तृप्ति मिलती है कि नहीं। अगर दोनों को तृप्ति मिलती है, दोनों को सुख मिलता है तो बात सही है, नहीं तो नहीं सही है। ऐसे ही हमारे उत्पादन का तरीका अगर ऐसा है कि हमारी भी समृद्धि हो सके और प्रकृति भी समृद्ध और संतुलित हो सके तो वो बात सही है। नहीं हो रहा है दो में से कोई भी तो वो बात सही नहीं है। इतना सिंपल वेरिफिकेशन का टूल है जिससे हम सब अपने में जांच परख करने का काम कर सकते हैं। तो यहां जो बात कही जा रही है वो भी, जो पहले से हमने सुन रखा है वो भी, जो आगे किसी किताब में पढ़ते हैं वो भी, जो मीडिया एडवर्टीजमेंट टेलीविजन रेडियो इंटरनेट से हमारे पास आ रहा है वो भी, ये सबको ये दो पैरामीटर से गुजार के देखने की जरूरत है ताकि पता चल सके कि जिसको हम सही मान रखे हैं या जो बार बार कहा जा रहा है हमारे को वो वास्तव में सही है भी कि नहीं। और ये बात भी आप अपने से जांच परख करके देख लीजिए कि आपको जांच परख करके चीजों को स्वीकारना ठीक लगता है या बिना जांचे परखे मान लेना ठीक लगता है। तो मैं फिर से एक बार रुक जा रहा हूं 1-2 मिनट के लिए, आराम से इसको देख लीजिए। कोई प्रश्न हो तो उस पर बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आराम से इसको देख लीजिए कि अध्ययन की ये विधि एग्जामिन करने की, सही और गलत को एग्जामिन करने का, वेरीफाई करने का ये तरीका आपको ठीक लगता है कि ये तरीका भी आपको सहज रूप में स्वीकार है कि नहीं। प्रकृति के साथ कार्य होता है, कार्य का मतलब क्या है? उत्पादन जिसको आप कहते हैं, खेती एक कार्य है, गौपालन एक कार्य है, लकड़ी का कुर्सी बनाना एक कार्य है, मोबाइल बनाना एक कार्य है,
पढ़ाने को अगर देखेंगे तो व्यवहार है जी। दोहन जो है वो नियम को तोड़ करके, प्राकृतिक नियम को तोड़ करके जब कार्य करते हैं तो वो प्रकृति का दोहन है, एक्सप्लॉइटेशन है। लेकिन जो पेंट हो रहा है जी, जो चीड़ के पेड़ को दोहन करके निकालते हैं, पेंट बनता है, तो कैसे हो सकेगा? वही तो, अगर हमारी प्रक्रिया ऐसी है जिसमें पेड़ भी बना रहे और हमारी जरूरत भी पूरी होती रहे तो ठीक है। पेड़ काट करके भी ला रहे हैं तो उससे अधिक मात्रा में पेड़ लगा सकें तो ठीक है। काटेंगे में साल में 10, लगाएंगे 2 नहीं, तो कैसे चलेगी ये चीजें? समुचित दोहन जी, समुचित प्रयोग। आजकल दोहन शब्द, पहले तो अच्छा था। दोहन का मतलब होता है जो दूध निकालना है ना, वो बछड़े के पीने के बाद जो बच जाए वो निकालते हैं तो दोहन है। चीड़ के पेड़ से भी कट लगा के वो निकालते हैं, लीसा, उसको भी दोहन। जी जी, वही कह रहा हूं। जो शब्द बना है ना दोहन, उसका मूल बता रहा हूं कि दूध और दोहन एक ही जगह से बना है। कई जगह प्रयोग होता है। जी जी, इस शब्द को कई जगह प्रयोग कर सकते हैं। आवश्यकता से अधिक किसी चीज का जो हम यदि उत्पादन लेंगे उसको दोहन या दुरुपयोग की भाषा बोली जा सकती है। जी, आज का स्थिति तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो हम जो बात यहाँ कह रहे हैं वो ये कि प्रकृति के नियमों का ध्यान रख के उत्पादन करते हैं तो चीजें ठीक चलती हैं। ऐसे ही देखिएगा, मोबाइल बनाना, प्रोजेक्टर बनाना, कैमरा बनाना, चश्मा बनाना, कपड़ा बनाना, ये सब प्रकृति के साथ ही हो सकता है। हम और आप बैठ के घंटों बात कर लें, ना खाना बनेगा, ना कपड़ा बनेगा, ना मोबाइल बनेगा, ना प्रोजेक्टर बनेगा, ना टीवी बनेगा, ना लैपटॉप बनेगा, ना कुर्सी बनेगी, ना घर बनेगा। ये सब बनता है प्रकृति से ही कुछ न कुछ सामान लेकर के। मनुष्य के अलावा जो प्रकृति है, शेष प्रकृति, उससे ही कुछ न कुछ रॉ मटेरियल लेकर के, कच्चा माल लेकर के वो सामान बनता है। मैं बार बार बच्चों से पूछा करता हूँ, यहाँ बच्चा बैठा है उससे भी पूछ लेता हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन। मैं आराम आराम से बैठो बैठो, कोई बात नहीं। दूध गाय देती है कि अमूल और पराग रेडी देते हैं? पक्का ये समझना जरूरी है कि दूध गाय देती है, अमूल डेयरी और पराग डेयरी दूध नहीं देते। कि हमको लगता है दुकान से दूध आता है और पैकेट में दूध आता है। हमको समझना जरूरी है कि दूध का उत्पादन यहाँ होता है प्रकृति के साथ। और आज के दिन आदमी का दुर्भाग्य हो गया है कि बड़े बड़े शहरों में हम चाहते हैं कि दूध और घी शुद्ध मिले, ठीक है, गाय नहीं पालना है तो गाय नहीं रखना है, गाय रखना मना है, इस एरिया में आप गाय नहीं रख सकते, लेकिन दूध और घी शुद्ध चाहिए। इतना भी नहीं समझ में आता है कि उत्पादन करेंगे तब तो चीजें ठीक मिलेगी जी, कि पैसे से ठीक मिल जाएगी जी। कर देते हैं, कुछ मनुष्यों को पालना है उसका ना जी, कई एरिया तो ऐसा डिफाइन कर दिए हैं कि रख ही नहीं सकते गाय आप उसमें, सरकारी नियम से मना हो गया है। तो लगता है ना जी, एक मान्यता हो गई है कि गोबर पड़ेगा तो बेकार है, ठीक है। इनको गाय आदमी चाहिए जो दूध देती हो, गोबर नहीं करती हो, ठीक। गाय ऐसी चाहिए जो दूध देती है, गोबर नहीं करती हो, वो नहीं मिलती है तो क्या करेंगे, ठीक। तो गोबर से समस्या है, दूध शुद्ध चाहिए। हमको पहचानने की जरूरत है कि प्रकृति के साथ उत्पादन के काम को ठीक से करेंगे ना, तभी सुविधाएं ठीक मिल सकती हैं। और गोबर भी समस्या क्यों लगता है? वो महात्मा गांधी जी का एक पुराना कथन है कि कचरा वही है जो चीज जहां नहीं है वहां उसको रख देते हैं तो कचरा है। गोबर खेत में रहे तो खाद है, खाद है, कचरा नहीं है। फर्श पर आ जाए, ठीक, तो कचरा है। अब हमने डिजाइन शहर का ऐसा बना लिया है जहां जमीन बची नहीं है, खेत बचा नहीं है, तो गोबर तो कचरा हो ही जाएगा जी, ठीक।
अच्छा नहीं कर रहे तो भी उसको ट्रांसपोर्ट करने का भी कोई सिस्टम बना दें ठीक ठाक, तो भी हो सकता है। वो भी नहीं करेंगे तो यहां से वहां कचरा तो फैलता रहेगा। तो कार्य उसको कह रहे हैं जो प्रकृति के साथ किया जाता है। ये जो शिक्षा का काम है ये तो व्यवहार है मानव मानव के साथ, और इसका फल, और इसका व्यवहार का मतलब कोई कम काम नहीं है बल्कि ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। और इसका फल यही होता है कि हमको भी तृप्ति मिलती है, जिनके साथ उस चर्चा को करते हैं वो भी समझता है तो हमको खुशी मिलती है, तृप्ति मिलती है। और कोई बात? कठिन तो नहीं लग रहा है ना किन्हीं को? नहीं। थैंक यू। लगे तो बिना संकोच के बता दीजिएगा हमको। कोई और बात इस प्रोसेस के संदर्भ में कहना हो तो बताइए। जांच परख का ये तरीका ठीक लग रहा है? अपने अधिकार पर चीजों को जांच परख करके तय करें ये ठीक है, या कोई दूसरा कहे और हम चुपचाप उसको मानते रहें ये ठीक है? ये दोनों के सुख से क्या तात्पर्य है? हमको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, बट नेक्स्ट काम हमारा यही है, सुख को डिफाइन करना कि सुख क्या है। अगला काम हमारा वही है कि सुख क्या है, उसको डिफाइन करने का काम करेंगे। पर अभी सामान्य अर्थों में कहूंगा तो अच्छा लगना, ठीक लगना। आगे चले, कुछ कह रहे? नहीं, आगे चल। थैंक यू। ये जो अगली स्लाइड है ना, वो इसी सहज स्वीकृति को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हुए ये बात है कि हमारे ही अंदर दो हिस्सा है। एक जो अभी हम कर रहे हैं जैसा मैं हूं, और दूसरा जैसा होना हमको सहज रूप में स्वीकार है। उदाहरण के लिए आज अगर अपने जीने की स्थिति को देखेंगे, जैसा मैं हूं उसको देखेंगे, तो कभी संबंध दिखेगा, कभी विरोध दिखेगा, कभी सम्मान दिखेगा, कभी अपमान भी दिखेगा, कभी स्नेह दिखेगा, कभी द्वेष दिखेगा। जबकि अपनी सहज स्वीकार्यता को देखने जाएंगे तो ये दिखता है कि हमेशा सम्मान ही स्वीकार है, स्नेह ही स्वीकार है, विश्वास ही स्वीकार है। तो जब भी जैसा मैं हूं और जैसा होना हमको सहज रूप में स्वीकार है, ये दोनों जब एक होता है तो हम सुखी होते हैं, आराम में रहते हैं कि हमको सम्मान, स्नेह, मैत्री, विश्वास यही भाव सहज रूप में स्वीकार हैं और हम उन्हीं भावों के साथ हैं भी। जब भी ये दोनों एक होता है उसमें हार्मनी होती है, उसमें संगीतमयता होती है। संगीतमयता का मतलब है एक दूसरे के साथ पूरकता में जुड़ा होना, एक अर्थ में ही होना। तो जब भी ये हार्मनी होती है, संगीतमयता होती है, दोनों में एक रूपता होती है, दोनों एक ही होता है, तो हम सुखी होते हैं। जब भी हम अपनी सहज स्वीकृति के खिलाफ कुछ करते हैं तो हम अपने ही अंदर दो हिस्से में बंट जाते हैं। ये सहज स्वीकृति तो हमेशा विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम, सुविधा का सदुपयोग, शरीर का पोषण, स्वास्थ्य, ये सब के लिए बना हुआ ही है। अपने में शांति, ये सब के लिए बना हुआ ही है। जैसे ही हम इसके खिलाफ कुछ करते हैं, विश्वास के बदले शंका, सम्मान के बदले अपमान, स्नेह के बदले विरोध, शरीर को पोषण या स्वस्थ रखने के बदले शरीर का शोषण, सुविधा का सदुपयोग के बदले दुरुपयोग, जब भी उसमें से कुछ भी हम यहां करते हैं, हम अपने ही अंदर दो टुकड़े में बट जाते हैं। सहज स्वीकृति का टुकड़ा कुछ और कह रहा होता है, हम कर कुछ और रहे होते हैं। तो
तो अपने ही अंदर दो टुकड़े में बट जाने से ये जो अंतर विरोध शुरू हो जाता है, ये जो कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? थैंक यू। ये जो दो टुकड़े में बट जाते हैं हम, हमारी सहज स्वीकृति कुछ और कह रही होती है, हम कर कुछ और रहे होते हैं, तो हम अपने ही अंदर दो टुकड़े में बट जाते हैं। एक हिस्सा है जो कह रहा होता है कि स्वीकार तो हमको यही है, ठीक है। दूसरा हिस्सा दूसरे डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो हम अपने ही अंदर एक अंतर विरोध में उलझ जाते हैं, दो टुकड़े में बट जाते हैं। फिर हमको दुखी करने के लिए कोई दूसरा नहीं चाहिए, हम ही अपने में पर्याप्त हैं अपने को दुखी करने के लिए। तो उदाहरण के लिए, अगर हमारे को सहज स्वीकार सम्मान है, स्नेह है, कर रहे हैं हम यहां अपमान और विरोध, तो अपमान और विरोध करके सफल होंगे कि असफल होंगे ये गैर महत्वपूर्ण है। सफल होंगे तो भी, अपमान और विरोध सफलता से कर लिए तो भी, नहीं कर पाए तो भी, दोनों ही हालत में अपने अंदर तो अंतर विरोध बना ही रहता है, क्योंकि सम्मान और स्नेह स्वीकार ही है हमको और अपमान और विरोध स्वीकार ही नहीं है हमको। तो अपमान और विरोध चूंकि हमको स्वीकार ही नहीं है, तो हम अपने ही खिलाफ काम कर रहे हैं। तो अपमान और विरोध करके सफल होंगे तो भी, असफल होंगे तो भी दुखी होने की गारंटी है, क्योंकि हम अपने ही खिलाफ चल रहे हैं। हमारी ही मूल स्वीकृति कुछ और है और हम खुद ही कर कुछ और रहे हैं। चूंकि अपनी मूल स्वीकृति के खिलाफ चलने का काम हम कर रहे हैं, इसलिए सफल होए चाहे असफल होए, दुखी होने की गारंटी है, वो पक्का है। ये बात पकड़ में आती? कि जो चीज हमको सहज रूप में स्वीकार ही नहीं है, उसको कितनी भी शिद्दत से हम करें, कितने भी मनोयोग से करें, कितना भी घंटा लगा के करें, कितना भी समय और ऊर्जा लगाएं, उतनी देर हमारे दुखी होने की गारंटी है। तो हम आपको अपमानजनक कुछ बोलना चाहते हैं, 4 घंटा लगा के बोल भी सकते हैं, आपको अपमानित कर भी सकते हैं, हो सकता है ना भी करें, आइडिया बीच में ड्रॉप कर दें। तो चाहे हम आपको कर दिए सफलतापूर्वक अपमान, चाहे नहीं कर पाए, दोनों ही हालत में हमारे दुखी रहने की तो गारंटी है वो 4 घंटा अपमान को, विरोध को सोचते हुए, कि नहीं? ये बात दिखती बनी रहती है। जी बिल्कुल। अपमान की सफलता के बाद भी हृदय के अंतराल में आत्मग्लानि बनी रहती है। आत्मग्लानि बनी रहती है, और जितनी देर अपमानित करने का सोचते रहते हैं ना, करने के पहले भी देखिए आप नॉर्मल रहते हैं कि अब नॉर्मल रहते हैं, आराम में रहते हैं कि बेचैन रहते हैं? उत्तर बहुत साफ है ना, दे पा रहे हैं आप। पराकाष्ठा हो जाती है जब सामने वाला योगी हो या इस शिविर को अटेंड करके गया हो, उसमें तो कुछ असर हुआ नहीं जिसका अपमान कर रहे थे, और ये और अगली उसमें पहुंच गया स्टेज है ना। तो आपकी बात से मैं ये सुनता हूँ कि ऐसे शिविर को करने की सार्थकता तभी है जब हमारी जिंदगी सम्मान स्नेह जैसे भावों से जीने के लायक बन सके, हम उसको सोच सकें, उसको कर सकें, तभी हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, और ये लोगों को भरोसा भी हो सकता है कि हाँ ऐसा जिया जा सकता है। अभी तो भरोसा होना भी मुश्किल होता है, लेकिन ये बात तो दिख रहा है ना कि अपमान, क्रोध, विरोध, घृणा, ईर्ष्या, नफरत एक क्षण के लिए भी आप अपने अंदर ला के देखिए कि उस समय आराम में रहते हैं कि परेशान रहते हैं, चैन बना रहता है कि बेचैन हो जाते हैं, सहज बने रहते हैं कि असहज हो जाते हैं, नॉर्मल रहते हैं कि एबनॉर्मल हो जाते हैं। ये दिखना जरूरी है कि इस सहज स्वीकार्यता के खिलाफ जाके हम अगर कुछ भी करेंगे, दुखी होने की गारंटी है।
सफल होए कि असफल होए गैर महत्वपूर्ण है, दुखी होने की गारंटी पहले से लिखी हुई है। भैया पूछ रहे थे सुख का मतलब क्या है। सुख और दुख को भी थोड़ा एक्सप्लेन करने का काम कर देता हूँ जी। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बताइएगा, तब दिखेगा कर्म क्या है, फल क्या है। ये बात तो सही है कि फल सुख है सही कर्मों का, फल दुख है गलत कर्मों का। तो सुख क्या है अगर आप देखेंगे तो जिस भी स्थिति परिस्थिति में हम जी रहे हैं, अगर उस स्थिति परिस्थिति में हमको व्यवस्था दिखती है, सामंजस्य दिखता है, संगीतमयता दिखती है, हार्मनी दिखता है, सिनर्जी दिखती है, तो वैसा जीना हमको सहज रूप में स्वीकार होता है। जो हमको सहज रूप में स्वीकार है, उस स्वीकृति के भाव में जीना या व्यवस्था में व्यवस्था के भाव में जीने का नाम सुख है। उदाहरण के लिए ये क्लास चल रही है, एक व्यवस्था में चलती रहती है तो हम सब आराम में रहते हैं। अभी अव्यवस्था शुरू हो जाए इसमें किसी भी तरह की, हम सबको लगता है कि इसको ठीक करने की जरूरत है, अभी ठीक करने की जरूरत है। तो ये दिखता है कि मूल रूप में व्यवस्था ही हमको स्वीकार होती है। परिवार में जीते हुए भी आप देखिए कि हम अपने परिवार में व्यवस्था चाहते हैं कि अव्यवस्था चाहते हैं? व्यवस्था। समाज में जीते हुए हम व्यवस्था चाहते हैं कि अव्यवस्था चाहते हैं? व्यवस्था दिखाई देती समाज में तब हम आराम में रहते हैं कि अव्यवस्था दिखती है तब रहते हैं? ऐसे ही प्रकृति के साथ जीते हुए हम व्यवस्था चाहते हैं कि अव्यवस्था चाहते हैं? तो स्वयं में, परिवार में, समाज में, प्रकृति के साथ उन सभी परिस्थितियों में जीते हुए अगर हमको व्यवस्था सुनिश्चित हो पाती है, सामंजस्य हो पाता है, तो वैसा जीना हमको सहज रूप में स्वीकार है, हम उसमें बने रहना चाहते हैं। सहज स्वीकृति के उस भाव में होने का, व्यवस्था के उस भाव में होने का नाम सुख है। तो सुख फल है किस बात का? व्यवस्था में जीने का। सुख फल है व्यवस्था में जीने का। किसी भी जगह पर एक नियम होता है जिसके तहत जीते हैं तो चीजें एक दूसरे से संतुलन में बनी रहती हैं। तो परिवार में व्यवस्था का मतलब है परिवार का सभी व्यक्ति उसमें आराम में रह के जी पा रहा है। परिवार में अव्यवस्था का मतलब है कम से कम कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, इतना तो पक्का है कि नहीं? समाज में व्यवस्था का मतलब है समाज में शिक्षा की व्यवस्था ठीक चल रही है, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक चल रही है, उत्पादन की व्यवस्था ठीक चल रही है, न्याय की व्यवस्था ठीक चल रही है और उससे हमको शिकायत नहीं है। ऐसे ही अपने में व्यवस्था का अर्थ है हमारे विचार, हमारे भाव, हमारा मन जो अंदर चल रहा है सारा, वो एक हार्मनी में चलता है, एक सिनर्जी में चलता है और अंदर एक शांति की स्थिति बनी रहती है, बनी रहती है। दुख को भी परिभाषित कर देता हूं इसके कंट्रास्ट में देखने के लिए। जिस स्थिति परिस्थिति में भी हम जी रहे हैं, अगर उसमें अंतर विरोध दिखता है, अव्यवस्था दिखती है, तो वैसा जीना हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं होता है। हम उसको बदलना चाहते हैं, नहीं बदल सके तो हट जाना चाहते हैं। न बदल पा रहे हो, न भाग पा रहे हो, तब वहां रहते हुए जो भोगना पड़ता है उसका नाम दुख है कि नहीं? तो जब कभी भी अव्यवस्था दिखती है, अंतर विरोध दिखता है, डाइकोटोमी दिखती है, कंट्राडिक्शन दिखता है,
हम उसको बदल के ठीक करना चाहते हैं। नहीं ठीक हो पा रहा हो तो वहां से हट जाना चाहते हैं। जब हट नहीं सकते हैं तब जो महसूस होता है उसी का नाम दुख है। दुख है, अनहैप्पीनेस है। तो सुख और दुख एक स्थिति है। क्या लगता है आपको, ये सुख और दुख अपने अंदर होता है कि बाहर होता है? सुखी कौन होता है, हम आप होते हैं कि कैमरा और कंप्यूटर होता है? हमारे अंदर ही होता है। तो ये देखना जरूरी है कि सुख और दुख हमारे अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। तो इसलिए सुख और दुख में अगर हम सुख चाहते हैं कि सुख हो और दुख ना हो, तो अपने अंदर की व्यवस्था को ठीक करना सबसे पहले जरूरी है। बाहर हम सोचेंगे कि चीजों को कितना भी ठीक कर दें, जहां अंदर सुख और दुख हो रहा है अगर वही ठीक नहीं है तो दुखी होने की तो गारंटी है। पूरे संसार में शांति हो, हमारे ही अंदर आग लगी हुई हो, तो हम तो परेशान ही रहेंगे जी। हम चाहते हैं कि ये कमरा साफ सुथरा रहे, तो उसके लिए दोनों चीज जरूरी है। पहले कमरे को अंदर साफ सुथरा करना भी जरूरी है, फिर दरवाजे खिड़की सब पे जाली जरूर लगा दें और आसपास भी साफ कर दें कि बाहर का कचरा अंदर ना आ जाए। लेकिन हम बाहर खूब जाके सफाई करें, दरवाजा जाली खिड़की सब लगा दें, अंदर की सफाई करने का काम नहीं करेंगे और अंदर कचरा रखा रहेगा, बदबू आएगी कि नहीं आएगी? क्यों जी, क्या कहना आपका? कमरे का बाहर सब सफाई, बच्चे से पूछ लेते ना, क्या नाम बताया आपने? अर्जुन। अर्जुन, कमरे के बाहर सब जगह खूब बढ़िया सफाई कर दें और कमरे के अंदर कचरा भरा रहे, गंदगी भरी रहे डस्टबिन की, तो बदबू आएगी कि खुशबू आएगी? बदबू आएगी। अगर ये बदबू हटना है तो कमरा पहले साफ करना पड़ेगा कि फिर से बाहर ही एक बार जाके झाड़ू मारना होगा? कमरा साफ करना होगा, ये पहचानना जरूरी है। तो अगर हम अपनी जिंदगी में सुख चाहते हैं तो बाहर चीजों को ठीक करें, बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो सुखी दुखी हो रहा है मैं खुद, तो अपने को व्यवस्थित करने का, संतुलित करने का काम अगर नहीं करेंगे तो बाहर कैसे होगी चीजें ठीक? हो रहा है हमारे अंदर ना। हम सोचते हैं पहले बाहर ठीक करेंगे, उससे सुखी होंगे। हमको ये दिखना जरूरी है कि बाहर ठीक करें, अच्छी बात है, लेकिन अगर खुद के ठीक होने का काम नहीं हुआ है तो ये वैसा ही है कि घर के आसपास सब जगह साफ करेंगे, गड़े साफ नहीं करेंगे जिसमें रहना है हमको, जिसमें रह कुछ सुख कुछ दुख हम सभी लोगों को जीवन पर्यंत झेलते ही रहना पड़ेगा। जैसे कि प्रकृति जो हम यूरिया ओवर सिस्टम में जो पेस्टिसाइड की चीजें खा रहे हैं, जो भी क्षेत्र थोड़ा आगे था, तो इसको तो जीवन पर्यंत झेलता ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो दुख है। ये तो अपने आप लगा भैया 50-60 साल ही हुए हैं, अभी ज्यादा नहीं हुआ है यूरिया और पेस्टिसाइड को आए हुए। 50 भी नहीं हुआ होगा, 50 से तो कम ही हुआ है ना, ठीक। चलिए ना, मान लीजिए जी 50 हो, 40 हो, 60 हो, जो चीजें 50, 40, 60 साल में आई हैं, मेहनत करेंगे तो कुछ सालों में जा भी सकती है कि नहीं? लाने वाला भी तो इसको आदमी ही था ना, कोई आसमान से उल्का पिंड तो नहीं गिर गया धरती पर जो यूरिया और पेस्टिसाइड में बदल गया। देखिए, आज के दिन तो आबादी भी मामला नहीं है। आज के दिन तो जो धरती पर उत्पादन हो रहा है ना, जो डेटा बताता है WHO का, वो तो आदमी के खाने से 4 गुना 5 गुना ज्यादा है। ये जो सरकारें अभी बांट रही है ना, 5 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, उसका एक बड़ा कारण ये नहीं है कि लोग भूखे हैं, उसका एक बड़ा कारण ये है कि अनाज को रखने की जगह नहीं है। कभी देखिए बेटा पलट के, आपको दिखाई देगा
अनाज रखने की जगह नहीं बच गई है जी, गोडाउन भरे पड़े हैं, ले जाएंगे कहाँ? जिस देशों में अनाज कम है वहाँ इसकी डिमांड नहीं है। कई देशों में तो समुद्र में डाल डाल के फेंक रहे हैं जी। गूगल सर्च करके देखिए, आज के दिन सब सूचनाएं उपलब्ध हैं। कभी रही होगी उत्पादन की समस्या, मुझे नहीं पता, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूं। आज नहीं है ये तो मैं पक्का बता सकता हूं। और इतना अधिक है आज के दिन कि सिस्टमैटिक ढंग से आराम से ऑर्गेनिक पर शिफ्ट किया जा सकता है। पहले की समस्या हो सकता है वो भी हो, पहले की समस्या हो सकता है इस बात की भी हो कि पानी नहीं था, ठीक। आज जिस तरह से संसाधन हो गए हैं, नहीं थे किसी समय, बारिश हुई तो खेती होती थी, नहीं हुई तो नहीं होती थी, नहीं होती थी। तो कोर बात में दो कह रहा हूं। एक ये कि सुखी दुखी होने का काम चूंकि हमारे अंदर हो रहा है, इसलिए बाहर कितनी भी सफाई करें, पहले अंदर साफ होना जरूरी है। अगर हम ही संतुलित नहीं हैं, हम ही व्यवस्थित नहीं हैं, बाहर कितना भी व्यवस्था ढूंढने जाएंगे, बनाने जाएंगे, हमारे दुखी रहने की गारंटी, हमारे दुखी रहने की गारंटी है। तो मुख्य बात ये पकड़ने की है कि सुख और दुख हमारे अंदर होता है, न कि बाहर होता है। पहली बात, सुख और दुख हमारे अंदर घटित हो रहा है, न कि बाहर घटित हो रहा है। इसलिए व्यवस्थित होना अपने अंदर भी उतना ही जरूरी है जितना कि बाहर। और अगर किसी को पहले होना है तो अंदर पहले होना जरूरी है। नहीं तो अभी हमने अपने जीने का डिजाइन ऐसा बना लिया है कि पूरे परिवार में, समाज में जीते हुए हर जगह का कचरा, हर जगह का चोट उठा के अपने अंदर जमा करते रहते। पूरे मोहल्ले का कचरा उठा के अपने घर में रखिएगा तो घर डस्टबिन बनेगा कि नहीं बनेगा? और घर अगर डस्टबिन बन गया तो उससे बदबू तो आएगी। तो ये डिजाइन पकड़ना जरूरी है कि सुखी होने के लिए पहली चीज है अपने अंदर व्यवस्था का होना। फिर उसके साथ परिवार में भी, समाज में भी, प्रकृति में भी व्यवस्था को इंश्योर करने का काम हम जरूर करेंगे। नहीं करेंगे ये बात नहीं, करेंगे। कमरा साफ हो गया तो बाहर भी सफाई कर दें ताकि बाहर का कचरा अंदर ना आए। लेकिन अपनी ही सफाई नहीं करेंगे, बाहर घूम घूम के कितना भी सफाई करने का काम कर लें, उपलब्धि कुछ ज्यादा नहीं होगी। ये पकड़ना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। तो आप अपने लिए पलट के देखिए, विकसित मानव की जो बात कही वो आपको स्वीकार होता है कि नहीं? लक्ष्य के रूप में जो सुख और समृद्धि की निरंतरता हमने पहचाना वो स्वीकार होता है कि नहीं? अध्ययन के रूप में जो विधि हमने कही वो आपको स्वीकार होती है कि नहीं? और सुख और दुख की ये परिभाषा, ये डेफिनेशन, ये आपको स्वीकार होता है कि नहीं? ये चारों बात पलट के देखिए। अभी कई बार हम ये मानते हैं कि हर आदमी का सुख अपना अपना है, किसी को किसी में सुख आता है, किसी को किसी में सुख आता है। रुक करके देखिए कि आपके लिए सुख और दुख का ये डेफिनेशन ठीक है कि नहीं है। और अगर यहाँ उपलब्ध सभी व्यक्ति के लिए वो दिखना शुरू हो तो कम से कम हम इतना तो कह ही सकते हैं कि यहाँ उपलब्ध 80-90 लोगों के लिए तो सुख की परिभाषा एक ही है। जहां जहां भी हमारे जीने में व्यवस्था होती है, हार्मनी होती है, सिनर्जी होता है, एक दूसरे के लिए सहयोग और पूरकता होती है, वहां वहां जीना हमको सहज रूप में स्वीकार होता है और हम सुख महसूस करते हैं। सुख वो स्थिति है जिसमें हम बने रहना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं। दुख वो स्थिति है जिससे हम भागना चाहते हैं, जिसको हम बदल देना चाहते हैं। बदल ना सकें, भाग भी ना सकें, मजबूरन जो भोगना पड़ता है उसका नाम दुख है। दुख। तो दुख वो स्थिति है जिससे हम निकलना चाहते हैं, सुख उस स्थिति का नाम है जिसमें हम बने रहना चाहते हैं। आप अपने लिए रुक के देखिए
इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए, एक बार मैं उसको रिस्पॉन्ड करके फिर भरना चाहूंगा। महत्ता दिखती है तो वैसा जीना हमको सहज रूप में स्वीकार होता है। हम उसमें बने रहना चाहते हैं, उसी का नाम सुख है। जब उस स्थिति में हम नहीं रहना चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं, नहीं बदल पाते हैं, या भागते भागते भी जो थोड़ा समय लग जाता है, उस समय जो भोगना पड़ता है उसका नाम दुख है। अपने लिए ये देखा जाए कि सुख और दुख की ये परिभाषा आपको अपने लिए ठीक दिखती है कि नहीं। इस पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए, मैं एक बार उसको पहले रिस्पॉन्ड करूंगा। हमारे यहाँ कहते हैं अगर कोई भी प्रश्न नहीं हो ना तो उसका दो मतलब होता है, या तो सब समझ में आ गया या कुछ नहीं समझ में आया। कहते हैं कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक आएगा तो दूसरा भी आएगा ही। सुविधा से मिलने वाले सुख के लिए तो ये बात सही है। अगर आप मिठाई खा के सुखी होना चाहते हैं तो 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट वो सुख देगा, उसके बाद पेट भर जाएगा ना। तो वही मिठाई जो बहुत अच्छी लग रही थी, धीरे धीरे स्वाद खत्म होने लगता है। फिर भी उसको खाते रहिए, ठीक है, धीरे धीरे वो टेस्ट खत्म हो जाएगा, पेट दर्द और उल्टी ऊपर से शुरू हो जाएगा। तो सुविधा और संवेदना से पाने वाले सुख के लिए ये पांचों जो हमारे सेंसेस हैं, इंद्रिय है ना, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये पांचों सेंसेस से, पांचों इंद्रियों से, पांचों सेंस ऑर्गन से जो हम लेते हैं ना, उसका नेचर ही ऐसा है कि वो थोड़े समय में बदल जाता है। क्षणिक, अनुकूल भी है, स्वादिष्ट भी लगता है। जैसे जैसे पेट भरता जाता है, शरीर के लिए अब वो अनुकूल नहीं रह जाता, ठीक। स्वाद भी उसका धीरे धीरे कम होता जाता है, फिर भी थोड़ा लगता है। जैसे जैसे गला भरता जाता है और फिर भी उसको खाते जाए ना, स्वाद भी खत्म होता चला जाता है। एक समय के बाद तो आदमी 10,000 रुपया दे ना, तब भी एक रसगुल्ला नहीं खा सकते। खा लीजिए 10,000 पर हिम्मत करके दो, ठीक है। आगे 50,000 देगा फिर भी नहीं खा सकते, ठीक है। खा लीजिए 50,000 पे हिम्मत करके एक, आगे लाख रुपया देगा तब भी कहेंगे भाई जाओ यहां से, तुम हट जाओ। तो सुविधा वाला जितना भी सुख है, संवेदना वाला जितना भी सुख है, उसका नेचर ही ऐसा है कि वो इम्परमानेंट है, बदल जाता है। अच्छा से अच्छा सिंधी देखने लोग जाते हैं, मसूरी, शिमला, कुल्लू, मनाली, 3-4 दिन जो रहते हैं ना, वही वही देख के बोर हो जाते हैं, फिर घर याद आने लगता है, चलो यहां से, चलो यहां से। वही रूप जो बहुत सुंदर लगता है ना, थोड़ी देर तक उसको देखते रहिए, मन भर जाता है, मन करता है अब कुछ और देखें जी। वही मीठा जो खाने में बहुत अच्छा लग रहा हो, थोड़ी देर के बाद लगता है बीच में नमकीन आना चाहिए, ये ठीक नहीं चल रहा है। तो सुविधा वाले किसी भी सुख में, संवेदना वाले किसी भी सुख में देखेंगे तो समय के साथ बदला हुआ दिखाई देगा, परिवर्तनशील दिखाई देगा। और उसको अगर लंबा खींचने का कोशिश करेंगे, दुख देना शुरू कर देगा। फिर आगे जब उसको चाहते हैं और वो नहीं मिलेगा, तब भी दुख का कारण बनेगा। तो जिनको मीठे का बहुत आसक्ति है, खाने के बाद मीठा नहीं मिले तो दुख देता है कि नहीं। जिनको बहुत मीठे की आदत नहीं है, खाने के बाद मीठा नहीं भी मिले, दुख कुछ खास नहीं होता।
जिनको खाने में मिर्च चाहिए उनको मिर्च नहीं मिलता है तो खाना बेस्वाद लगता है, फीका लगता है। जिनको मिर्च की आदत नहीं है उनको कोई तकलीफ नहीं होती। तो ये दिखना जरूरी है कि संवेदना वाले सभी सुख में, सुविधा वाले सभी सुख में थोड़े समय के बाद मन उब ही जाने वाला है, भर ही जाने वाला है, दुख अभी आने ही वाला है। अगर उसी सुख को लंबा खींचने का कोशिश करेंगे तो दुख आने ही वाला है। शरीर को स्वस्थ रहने तक उसका प्रयोग करेंगे ना तो समस्या नहीं है। पेट भर जाने के बाद भी, जरूरत पूरी हो जाने के बाद भी उसको लंबा खींचने का कोशिश करेंगे ना, वो सब दुख का, पीड़ा का, परेशानी का कारण बनने वाला है कि नहीं। पर पहले तो ये कहा था कि हम इसको लंबा कंटिन्यूअस रखना चाहते हैं। एग्जैक्टली तो उससे पता चलता है कि कंटिन्यूअस हैप्पीनेस सुविधा और संवेदना से नहीं मिलेगा। उसी जगह पर खूंटा गाड़ के कितना भी ढूंढने का कोशिश करेंगे नहीं मिलेगा। हमको दूसरे आयामों को भी देखने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, एक दूसरे के साथ सम्मान के भाव से अगर हम जीते हैं ना तो सुबह से शाम तक में ऐसा नहीं लगता है कि दिन भर बहुत सम्मान हो गया अब थोड़ा अपमान हो जाए, लगता है? ये तो लगता है कि माला पहना जैसे कोई पदस्थ हो जाए और वो ये तो सोचेगा कि अपने हम पदस्थ हो जाए, लेकिन होना पड़ता है ना। डिप्रेशन में घूमते हैं लोग। पदस्थ होने के बाद परमानेंट तो पदस्थ रहेगा नहीं। मैं अभी भीलवाड़ा से आ रहा हूँ, वहां कोई अपने एक्सपीरियंस को शेयरिंग कर रहे थे। राजनीति में किसी ऊंचे पोस्ट पर रहे, काल चक्र है, बहुत छोटी उम्र में बहुत ऊंचा पोस्ट मिल गया, थोड़े समय के बाद पार्टी हार गई। आजकल सरकार बदल गई है राजस्थान की। तो वही व्यक्ति जो बहुत हाई पोस्ट पे था, नेता पदाधिकारी सब सुनते थे, आज कोई पूछने वाला नहीं बच गया। चक्कर क्या होता है कि उस राजनीति में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि घर वाले नजर देने लायक भी नहीं दिखते। तो घर के साथ रिश्ता बिगड़ गया 5 साल में। अब 5 साल बाद घर वालों के अलावा कोई बच नहीं गया है उनको पूछने वाला, और घर वाले उनको पसंद नहीं करते क्योंकि उनको आपका दुख याद है, 5 साल क्या किया है आपने उनके साथ। तो अभी मैं जिस सम्मान की बात कर रहा हूं ना, वो तो कोई बाहर माला पहनाने की या किसी पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। परिवार में जीते हुए अगर एक दूसरे के साथ हम तृप्ति पूर्वक जीते, अपनी भाषा, अपनी शैली, अपना टोन, अपना लहजा, वो अगर एक दूसरे के साथ तृप्ति वाला होता है तो हम उसमें बने रहना चाहते। स्नेह के भाव के साथ अगर हम एक दूसरे के साथ जी रहे हैं तो वो स्नेह का भाव हमको आराम देता है। ये भाव भी अगर बाहर से और दूसरे से मांगने पर ही काम कर रहे हैं तो यहां भी फसावट बहुत है। ये भाव अगर अपने में इंश्योर करने पर काम शुरू करेंगे ना, कि हम सम्मान को, स्नेह को अपने में इंश्योर कर सकें और जीते समय आपको दे सकें, आप भी सम्मान और स्नेह को अपने में इंश्योर कर सकें, जीते समय हमको दे सकें, तो बिना मांगे दोनों को मिलेगा। हम इन भावों को अपने में समझने का काम ना करें, इंश्योर करने का काम ना करें, सिर्फ आपसे मांगने का काम करें। आप इन भावों को समझने का काम न करें, अपने में सुनिश्चित करने का काम न करें, सिर्फ हमसे मांगने का काम करें। पूरी जिंदगी मांगने से भी कुछ मिलेगा क्या? हमारे सर बार बार कहते हैं, 2 भिखमंगे एक दूसरे के सामने अपना खाली कटोरा लेके सुबह से शाम तक भी मांगेंगे, कुछ मिलेगा? मिलने है ना, तो मिलने के लिए कुछ देने के लिए भी तो होना चाहिए किसी के पास। एक अपना कटोरा दे दे, क्या दिक्कत है?
बनाएगा सब 5-14 हजार लगा दूंगा आपको किसी का। तो ये दिखना जरूरी है कि इन भावों को समझ करके अपने में इंश्योर करने का काम करते हैं ना, तो ये भाव हमको तृप्ति देते हैं। इस भाव से हम उबते नहीं हैं। दूसरा भी इन भावों को अपने में इंश्योर करने का काम करता है तो खुद तृप्त रहता है। इन भावों के साथ हमारे साथ जीता है तो हमको भी अच्छा लगता है। अब वो चुप हो गया, नहीं अब वो चुप हो गया। वो होता है ना, मरने के पहले भी आदमी जो है ना एक बार चिल्ला लेता है। वो मोबाइल का डूबने के पहले वाला है, बचाओ। तो ये दिखता है कि ये जो भाव का सुख है ना, ये सुविधा और संवेदना वाले सुख की तुलना में बहुत ज्यादा है। और इसको अगर बाहर से पाने के बदले अपने में इंश्योर करने पर काम करना शुरू कर देना, तब तो ये बहुत लंबा अपने में बना रह सकता है। और सम्मान, स्नेह, मैत्री, प्रेम जैसे भाव अगर हमारे अंदर बने रह सकें, जब आप गाली दे रहे हैं तब भी, ठीक है, तो आराम में तो रह पाएंगे जी। रह सकते कि नहीं उस पर आगे देखेंगे। बट मुख्य मुद्दा यह है कि अपने में भाव के आधार पर जब हम काम करने जाते हैं ना, तो वहां सुख की निरंतरता की संभावना दिखती है। सुविधा और संवेदना में कभी भी काम करने जाएंगे, कितना भी मेहनत वहां कर लें, सुख के पीछे पीछे दुख वैसे ही आने वाला है जैसे आदमी के पीछे उसकी छाया। तो वहां तो वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पांचों इंद्रियों में से, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा में से किसी से भी सुख लंबा पाने का कोशिश करेंगे, अभी दुख देने ही वाला है। क्योंकि वो पांचों इंद्रियों का प्रयोजन, पर्पस सुख देना नहीं है, शरीर को मुख्य रूप से स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखने के साथ वो अच्छा लगता है, ये बात भी सच है। आम के मीठा होने से, ठीक, उसके स्वाद से, उसके गंध से, उसके रूप से, रंग से छू करके हमको पता चलता है कि अभी खाने लायक है कि नहीं, उसके गंध से पता चलता है, उसके रंग से पता चलता है, जीभ पे डालते हैं उससे पता चलता है, छू के पता चलता है। रात की बनी हुई सब्जी सुबह खाने लायक है कि नहीं कैसे पता चलता है हमको? गंध से पता चलता है, देख के पता चलता है, थोड़ा टुकड़ा जीभ पे डालिए तो पता चल जाता है। तो ये सेंसेस हमको ये बताने के लिए तो बहुत उपयोगी है कि शरीर के लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं। आग में पैर जल ना जाए, ठीक, कैसे पता चलता है? उसकी गर्मी से, उसके ठंडक से, बर्फ के ठंडक से, आग की गर्मी से हमको उसका पता चलता है। अगर वो टच का सेंसेशन नहीं हो, पूरा पैर जल जाए आदमी का आग में, कुछ ना पता चले। जिनको वो तकलीफ हो जाती है ना, सेंसेशन खत्म हो जाता है, उनको जाड़े के दिनों में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आग के सामने बैठते हैं गर्मी के लिए, लेकिन वो टच करके जलना शुरू हो जाता है और पता नहीं चलता है क्योंकि सेंसेस गायब हो गए। तो पांचों सेंसेस का, पांचों इंद्रियों का, संवेदनाओं का, ऑर्गन्स का उद्देश्य देखेंगे, पर्पस देखेंगे, प्रयोजन देखेंगे, किस लिए है ये देखेंगे, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है उसका पता चलता है। ये पांचों इंद्रियों से जो अच्छा लगता है वो शरीर के लिए ठीक होता है। जो अच्छा नहीं दिखता है इन पांचों इंद्रियों से, पता चल जाता है कि ये काम का नहीं है। उसको जो हम अपने सुखी होने का सोर्स बना लेते हैं ना, तो दुख आने ही वाला है। फिर वो ऐसा ही है कि आप लाने का कोशिश करेंगे सुख, आएगा उस दरवाजे से दुख। दुख
लेकिन भाव की जगह पर जब काम करना शुरू करते हैं और इन भावों से सुखी होने पर काम करते हैं तो वहां दिखता है कि वहां 15 मिनट में जैसा मीठे से मन भर जाता है और नमकीन चाहिए और 20-25 मिनट के बाद मीठा नमकीन दोनों नहीं चाहिए, वो हालत भाव में नहीं बनती। अगर मैं आपके साथ स्नेह के भाव से जीता हूं तो ये नहीं लगता है कि सुबह का दोपहर हो गया, स्नेह करते करते अब थोड़ा विरोध हो जाए, ये नहीं लगता है, क्योंकि वो भाव हमको तृप्ति देती है। इसी तरह धीरे धीरे आगे देखेंगे कि समझने के रूप में जितनी चीजों को भी हम ठीक ठीक समझते जाते हैं ना, वो समझ भी हमको तृप्ति देती है। मैं बार बार कहता हूं, रामायण का रामचरितमानस का एक चौपाई याद आ रही है जब से आप इस सुखी की बात कर रहे हैं। जी माइक दे दीजिए ना, पीछे वाला माइक कहाँ है? आपकी साउंड इसमें नहीं आएगा, माइक से बेहतर आ जाएगा। जब से आप सुख की बात कर रहे हैं तब मानस का एक चौपाई याद आ रही है जी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना अमल सहज सुख राशि। जो मेडिटेशन करते हैं या आध्यात्मिक साधना करते हैं तो मालूम होगा, शायद आप उसी सुख की बात करें, आप भाव की बात कर रहे हैं ना, आप उस सुख की बात कर रहे हैं। ये बाहर के पंच महाभूतों के द्वारा जो सुख मिलता है ना, उस सुख की बात नहीं कर रहे हैं आप, जो अभी जो भाव में आए हैं। इसलिए मुझे लगा वो सुख जो समझ बन है उस सुख की बात कर रहे हैं। जी, उसमें मैं इतना ही कहूंगा, ये बात तो सही है कि मैं पांचों संवेदनाओं से मिलने वाले सुख को क्षणिक सुख के रूप में देख रहा हूं, तो वहां भी चीजें ठीक हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां ठीक नहीं हो। इंद्रियों की जगह पर भी जब प्रयोग कर रहे हैं तो वहां भी ठीक हो। जब परिवार में संबंध पूर्वक जीने का काम कर रहे हैं वहां भी हमारा एक दूसरे के साथ भाव ठीक रह सके। जब समाज में काम करेंगे तो समाज की व्यवस्था भी ठीक रह सके। जब प्रकृति के साथ जीने का काम कर रहे हैं तो वहां भी चीजें ठीक हो सके। तो मैं इस पक्ष में हूं कि ये सुख 24/7 बने, 24 घंटे 7 दिन। ये दिन में 1 घंटा मिले, आधा घंटा मिले, 2 घंटा मिले, 15 मिनट मिले, चाहे रसगुल्ला खा के मिले कि मेडिटेशन करके मिले, अल्टीमेटली ठीक क्या है? वो 1 घंटा 2 घंटा हमारा सुख में बीते ये ठीक है, या सभी 24 घंटा हमारा ठीक सुख में जाए ये ठीक है? ये पकड़ना जरूरी है। एक कमेंट तो मैं ये करूंगा कि वो 24 घंटे सुख की स्थिति हमारी बन सके, ये जरूरी है। नहीं तो हमारा एक मित्र है जी, अनुभव कर लिया, एक बार जो अनुभव कर लो 24 घंटा ही रहेगा ये सुख है। वही बना रहे तो बहुत अच्छा बात है। उसी सुख की बात करो जो है ही अंदर। सहमत हूं मैं कि वो बना रहे 24 घंटा तो ठीक है। नहीं तो मेरा एक दोस्त है, वो अपनी दादी के बारे में कहता, एंड नो ऑफेंस टू एनीवन, किसी को बुरा मानने का कुछ नहीं है, वो अपनी दादी के बारे में कहता कि वो 3 घंटे सुबह रोज पूजा करती है और घर में वही 3 घंटा है जब शांति रहती है, बाकी समय नहीं रहती। और सच्ची घटना बताऊं आपको, सच्ची घटना बता रहा हूं। तो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमको ये पकड़ना जरूरी है कि वो 24 घंटे बना रह पा रहा है तब तो सुख है। हमारे साथ जीने वाले लोगों को भी हमारे साथ जीने में अच्छा लगता है, तृप्ति मिलती है, तब तो सचमुच हम ठीक स्थिति में। अगर हमको देख करके लोग रास्ता बदलना शुरू कर दिए हैं तो हमको एक बार रुक के देखने की जरूरत है। मैं इतना ही कह रहा हूं। और पूरे जीने के हर आयाम में, व्यवहार करते समय भी, आचरण करते समय भी, खाना खाते समय भी, बात करते समय भी, काम करते समय भी, हर समय वो तृप्ति हमारी अपने अंदर बनी रहे, इसकी जरूरत दिखती है। वो बना रह जाए तो बहुत अच्छी बात है।
जहां जहां भी उसमें गैप दिखता है वहां वहां काम करने की जरूरत है। पूर्ण संतुष्टि हो गई ना जी। हमारे यहाँ मुल्ला नसीरुद्दीन की एक कहानी सुनाते हैं, वो भी सुना देता हूँ आपको। ये सुख दुख पर जब बात ही चल रही तो कोई उसके घर गया, पूछा कैसा चल रहा है तुम्हारी जिंदगी? उसने कहा सब अच्छा चल रहा है। ठीक है, आप लोगों से सामान्य ढंग से पूछिए ना कैसे हो? ठीक है, बढ़िया चल रहा है सब। रुक के अगर 5 मिनट बात कर लिए ना तो अगले 5 मिनट में एक भी बात ऐसी नहीं मिलेगी जो बढ़िया हो। वो पूरे 5 मिनट ये कथा हो गई कि घर में ये परेशानी है, ऑफिस में ये परेशानी है, पड़ोसी का ऐसा हो गया, बेटे ने वो कर दिया। तो इसीलिए आदमी पहला लाइन पूछ के आगे बढ़ जाता। ठीक है, तो उससे पूछा कैसे हो? कहा सब बढ़िया, हम बहुत खुश हैं। ठीक है, उसी समय उसने देखा बाहर बैठे हुए ड्राइंग रूम में, देखा अंदर जो है उनकी पत्नी हाथ में चप्पल उठाए हुए थी। तो उसने कहा यार सब ठीक तो नहीं है, चप्पल उठाए हुए हैं वो, इसका मतलब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है तुम्हारा, क्या मामला है? तो उसने कहा नहीं एकदम ठीक है, ये तो हमारे घर का रोज का नॉर्मल सीन है। कहा क्या है इसमें? कहा कुछ नहीं, जब हमारी किसी बात से वो नाराज हो जाती हैं तो चप्पल उठा के मारती हैं। लग जाता है तो वो खुश हो जाती है, नहीं लगता है तो मैं खुश हो लेता। मुझे आपके घर का कुछ नहीं पता, कुछ मैच कर जाए तो हमको मत कुछ कहिएगा। जी जी आराम से। माइक दीजिए इनको प्लीज, माइक दीजिए प्लीज। ये पूछना चाहता हूँ जी कि सुख या आनंद में कुछ अंतर होता है? इसे अध्यात्म में कहते हैं कि सुख जो होता है वो अलग होता है सांसारिक, आनंद जो होता है वो मोक्ष में मिलता है, ऐसा नहीं बताते हैं अध्यात्म। इसके बारे में थोड़ा सा। अभी जिसको मैं सुख कह रहा हूँ वो तो आनंद के लिए ही प्रयोग कर रहा हूँ। निरंतर सुख जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ ना, निरंतर सुख और समृद्धि निरंतर चाहिए। निरंतर सुख जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ वो तो आनंद के लिए ही कर रहा हूँ, जिसमें सुख, शांति, संतोष, आनंद सब समाहित है। जब हम निरंतर सुख की बात करते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस की बात करते हैं, तो उसमें तो सुख, शांति, संतोष, आनंद ये सब समाहित है। और ये जो बात आपने कही कि मोक्ष से मिलता है, मोक्ष का मतलब क्या मानते हैं आप? बंधन मुक्ति। किस बंधन से? सांसारिक। वही। अब लौट करके इस बात को आगे किसी जगह पर एक्सप्लेन करने का काम करेंगे कि मुद्दा क्या है। संसार से दूर भागना मुद्दा है, ठीक है, या संसार में रहते हुए जो जलन होती रहती है उससे बचना मुद्दा है। अगर मुक्ति का मतलब संसार से भागना मानते हैं तो मैं उस पक्ष में नहीं हूं, ठीक है, नहीं। संसार में रहते हुए जो जलन होती है ना, वो जलन से बचना अगर हम सीख लेते हैं तो हम यहाँ रहते हुए भी आनंद में रह सकते हैं और दूसरों के लिए भी आनंद का स्रोत बन सकते हैं। तो मैं तो उस जगह पर बात कर रहा हूं और अभी करूंगा धीरे धीरे। अभी बहुत बार दिखता है जाने अनजाने सुखी होने के 20 तरीके हमने बना लिए हैं, जिसमें सुबह शाम उलझते चले जाते हैं। आपका कोई प्रश्न होगा तो इस पर सोचिएगा, कल इस पर और आराम से बात करेंगे। जो समय हमारे पास अभी 10 मिनट बच गया है, मैं उसमें वापस सारी बातों को समराइज करके एक बार आपको ध्यान दिला देता हूं
ताकि आप अपने रोज के जीने में कल से आज तक, आज से कल तक में देख सकें इन बातों को। पहली चीज ये कि समय के साथ हमारे घर की सुविधाएं तो बढ़ रही है, क्या सुख और समृद्धि भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सुविधाएं तो हमारी समय के साथ बढ़ रही हैं, 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या सुख और समृद्धि भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? पहला प्रश्न है जिसको जांच परख करके देखा जाए। कल आपसे भी उत्तर पूछेंगे अर्जुन जी कि जिंदगी में सुख तो, सुविधाएं तो बढ़ रही हैं, क्या सुख भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है कि नहीं? 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल के लोगों को देखेंगे, बहुत बार ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि यार बचपन बहुत अच्छा था, उस समय बहुत सुख था। बच्चे से पूछेंगे ना, बड़ा होने की जल्दी है उनको लग रहा है जिंदगी में सिर ही ला रहा है। हाँ उनको बड़ा होने की जल्दी है, क्योंकि उनको लगता है यहाँ कोई रस नहीं है, वहां रस है। ठीक है, जिस जगह पर हम खड़े हो गए हैं लगता है बचपन ठीक था। अगर बचपन ही ज्यादा ठीक था तो हमको रुक के देखना चाहिए कि ये 30-40 साल जो हमने सुखी होने के लिए हाथ पैर मारा, ठीक, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस हिरन की तरह हाथ पैर मारते रहे जो जितना हाथ पैर मारता जाल में उतना फंसता जाता। तो पहली चीज ये जांच परख करके देखा जाए। दूसरा ये बात को देखा जाए कि आज के दिन हमारी जिंदगी में जो दुख है, या पिछले 10, 15, 20, 25 सालों में भी जो दुख हमको पता चला है और जो आज भी हम याद करते हैं, उसमें कितना दुख इस बात का है जो खाने पीने, रहने, पहनने, ओढ़ने को नहीं मिल रहा, इस बात का दुख है। और कितना दुख इस बात का है जो एक मनुष्य के साथ जीते हुए विश्वास की कमी है, सम्मान के बदले अपमान है, नीचा दिखाना है, स्नेह के बदले विरोध है, द्वेष है, ईर्ष्या है। कितना दुख इस बात का है जो हम एक आदमी दूसरे आदमी के लिए पैदा कर रहे हैं, और कितना दुख इस बात का है कि खाने पीने, पहनने, रहने को नहीं मिल रहा है। कई बार आपको दिखेगा सुविधा की समस्या भी हम इसलिए ले आए हैं कि हम दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हैं, उस प्रवृत्ति के तहत उसको पीछे छोड़ना चाहते हैं, तो सुविधा का भी अभाव दिखने लगता है। तो रुक के ये देखा जाए कि अभी भी याद करके कि हमारे अंदर जो पीड़ा आज भी स्मृति में है, वो कितना संबंध में भाव ठीक नहीं होने से है और कितना सुविधा नहीं होने से है। ये दूसरा प्रश्न है जिसको जांच परख करके देखा जाए। ठीक है, ये पकड़ में आया। एक तीसरा और देके मैं प्रश्नों को क्लोज करता हूं। तीसरा मुद्दा भी ये देखने का है कि सुख की जगह से जब हम देखते हैं तो ये देखा जाए कि जिस स्थिति परिस्थिति में भी हम जी रहे हैं, आज से कल तक में जब भी दुखी होने का अवसर मिले, ठीक है, मिल ही जाएगा, जाने अनजाने। दुख ऐसी चीज है जिसको ढूंढना नहीं पड़ता है, खुद ही आके गले लग जाती है। किसी कवि ने एक कविता लिखी, उसने कहा आदमी की जिंदगी से सब कुछ रूठ जाता है, समस्याएं कभी नहीं रूठती। ठीक है, सब जो है कभी न कभी रूठ के हट जाते, समस्या नहीं हटती। अभी हमारे जीने का डिजाइन वैसा ही है। तो ये देखिएगा कि जब कभी भी दुख हमको महसूस हुआ, वहां आपको दिखेगा कि कोई ना कोई व्यवस्था टूट गई, इसलिए दुख हुआ। ठीक है, परिवार की व्यवस्था टूट जाए, कि किचन की व्यवस्था टूट जाए, कि किसी भाई बहन, बेटा, मित्र, पति पत्नी के साथ संबंध में जीने की व्यवस्था टूट जाए, कि समाज की किसी टूटी हुई व्यवस्था को देखें, कि प्रकृति के साथ जीते हुए कहीं व्यवस्था टूट जाए। ये व्यवस्था का टूटना है जो हमारे दुख का, हमारी पीड़ा का, हमारी परेशानी का कारण बनता है। ऐसा है कि नहीं, इसको ऑब्जर्व करके देखा जाए। दूसरे का सुख देख करके ही दुख तो आ जाता है। अब आपने पूछ लिया और हमारे पास समय है तो इसी पर बात कर देता हूं। अभी तो स्थिति ऐसी ही हो गई है
एक शिविर में हमारे कोई कह रहे थे, आदमी अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। तो क्या हो गया है कि हमको अपना जगह नहीं पता है ना, तो हम हर चीज में दूसरे को पीछे छोड़ करके ही सुख पाना चाहते हैं। अभी हमारे लिए सुख का मतलब हो गया है बाकी सबको पीछे छोड़ना। ठीक, हम ये भूल जाते हैं कि इस प्रक्रिया में दूसरा हमको आगे रहने देगा कि टांग पकड़ के खींचेगा। वो कहानी में बार बार सुनाता रहता हूं कि एक व्यक्ति ने एक बार भगवान की बहुत प्रार्थना की, पूजा की, प्रार्थना की और भगवान प्रसन्न हो गए। और कहानी है तो कहानी की तरह ही लीजिएगा। भगवान लौट के आए, पूछे क्या वरदान चाहिए। उसने कुछ 2-4 चीजें बताई। भगवान खुश हुए उस दिन थोड़े ज्यादा ही। उन्होंने कहा बेटा सब मिलेगा तुमको, जो और चाहिए वो भी मिलेगा, तुम मांग लिया करना सुबह सुबह पूजा के बाद, सब मिलेगा। बहुत खुश हुआ। जाते समय उन्होंने कहा बस इतना ध्यान रखना कि जो तुम मांगोगे ना, तुम्हारे पड़ोसी को उसका 2 गुना मिलेगा। तो लौट के उसने 3 कमरे का फ्लैट मांगा, पड़ोसी का 6 हो गया। इसने सिंगल स्टोरी मांगी, पड़ोसी का डबल स्टोरी हो गया। इसने 10 लाख की कार मांगी, पड़ोसी का 20 लाख का हो गया। मजा ही खत्म हो गया जी जिंदगी का। क्योंकि तुलना के माइंडसेट से अगर जी रहे हैं, दूसरे को पीछा छोड़ने की प्रवृत्ति से जी रहे हैं, तो अपना कार हो गया उसका सुख नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरे की बड़ी कार का दुख है। अपना 1 मंजिला मकान हो गया, उसमें रहने का सुख नहीं है, दूसरे का 2 मंजिला खाए जा रहा है। क्या करे आदमी। ठीक, तो गया किसी वकील के पास सलाह लेने के लिए। और नो ऑफेंस टू एनीवन प्लीज, कोई बुरा नहीं मानिएगा। एक बार ऐसे ही कोई कहानी सुना रहे थे, एक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बैठे थे पीछे, वो बुरा मान गए, कह रहे हैं आप लोग बुला के हमारा मजाक क्यों रखते। तो किसी वकील के पास गया सलाह लेने के लिए। वकील लोगों के पास हर समस्या का समाधान है। आपका केस जो साल भर में खत्म होने वाला हो ना, ठीक है, वो 20 साल कैसे चल सकता है, वो इंश्योर कर देंगे। तो उससे पूछा कि भाई देखो ये समस्या, ये मैंने इतना तपस्या किया, वरदान मांगे और ये समस्या हो गई। उसने कहा बस इतनी सी बात, मैं भी इसका उपाय बताता हूँ, फीस रखो हमारी। उसकी फीस दिया। उसने कहा भगवान ने यही कहा है तुमको ना कि जो तुम मांगोगे उसका 2 गुना तो उसको मिलेगा। कहा हाँ। कहा तुम भगवान से ये मांगो कि भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, एक कान से मैं बहरा हो जाऊं, एक हाथ मेरा टूट जाए, एक पैर भी टूट जाए। तो कहा पड़ोसी का सब टूट जाएगा। कहा उतने देख के भी सुकून नहीं आई ना, तो भगवान से कहना भगवान हमारे घर के आगे एक बड़ा कुआं खुद जाए, तो पड़ोसी का डबल खुद जाएगा। अब अंधा लूला लंगड़ा रूम से बाहर निकलेगा और बाहर इतना बड़ा गड्ढा होगा तो गिर के मरेगा ही भी, कहाँ जाएगा। तो अभी बहुत बार जिंदगी के डिजाइन हमने ऐसे बना लिए हैं कि उस ईर्ष्या में, उस जलन में, उस दूसरे को पीछा छोड़ने की प्रवृत्ति में अपना आंख फूट रहा है ये दिखाई नहीं देता, अपना कान खत्म हो गया ये दिखाई नहीं देता, हम लूले लंगड़े हो गए ये दिखाई नहीं देता, तुम्हारा नामो निशान मिटा के छोड़ेंगे। ये जो जीने का जो भी हमने वो डिजाइन बना लिया है ना, उसमें दूसरे का घर जलाते तक, जब तक नहीं जलता है तब तक तो फिर भी लगता है कुछ कर रहे हैं। जिस दिन जल के खत्म हो जाता है ना, तब दिखना शुरू होता है कि हमारी 2 आंख थी अब एक ही बच गई, हमारे 2 कान थे अब एक ही बच गए। वो पीड़ा दिखनी शुरू होती है। तो ये दूसरों के साथ जो जलन करके, ईर्ष्या करके, प्रतिस्पर्धा करके, उनको पीछे छोड़ के जो सुखी होने का डिजाइन सोचते हैं ना, दूसरे का क्या होगा ये तो बाद की बात है, अपने गड्ढे में गिरने की गारंटी है। वो गारंटी है, ये पकड़ना जरूरी है। ऐसे ही आज के दिन देखेंगे ना, दुखी होने से बचने के लिए बहुत सारे डिजाइन आदमी अपना रहा है। कोई सिगरेट पी रहा, कोई शराब पी रहा, कोई और 10 तरह की चीजों में अपने को लगा रहा। जिंदगी के दुखों को भुलाने के ये सब उपाय है। जितनी देर तक उसका नशा रहता है
उतनी देर तक आदमी उसको भुला रहता है। दुख से जैसे ही बाहर, मतलब उस नशे से बाहर जैसे ही निकलेंगे, वो सारा दुख तो वापस याद आने ही वाला है ना, बढ़ के आएगा। तो ये दिखना जरूरी है। मैं कहता हूं ये दुख, इस तरह की चीजों से दुख मिटाने का डिजाइन जो है, वो डिजाइन ऐसा है कि एक कहानी और सुना देता हूं आपको। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार बाजार से जूते खरीद के लाए। 8 नंबर का जूता पहनता था वो, मार्केट से 7 नंबर का ले आए। नया जूता, वो भी 1 नंबर छोटा हो, और सेल्समैन का काम हो कि दिन भर में दरवाजे दरवाजे घूम करके सामान बेचना है, तो पैर तो कटेंगे। तो शाम तक पूरा पैर कट के लहूलुहान हो गया। दूसरे दिन शाम को पत्नी ने देखा उसके पूरे पैर से खून आ रहे हैं। उसने कहा, मुल्ला ये तुमने पैर की क्या हालत बना लिया है? उसने कहा कि ऐसे ऐसे जूता हमने 7 नंबर का ले आया, उसके कारण यह हालत हो गई। तो उसने कहा कि जब तुमको पता चला कि तुम 7 नंबर ले आए हो, तुम बदल के 8 नंबर क्यों नहीं ले आए? और पहले ही 7 क्यों लाए? 8 लाते, और दिख रहा है कि कट रहा है, तो बदल के 7 क्यों नहीं ले आए? तो मुल्ला ने कहा, तुम पत्नियों की यही समस्या है, तुमसे पति का सुख देखा ही नहीं जाता है। पत्नी ने कहा, इसमें सुख देखने की क्या बात है, तुम्हारा पैर इतना परेशान हो रखा है और तुम इसमें तो मैं तुम्हारा सुख ही देख रही हूं। उसने कहा, तुमको ये बात समझ में नहीं आती है कि पूरे दिन भर जब मैं दरवाजे दरवाजे घूमता हूं, कुछ लोग सामान लेते हैं, बहुत सारे नहीं लेते हैं, 10 तरह की बात सुनाते हैं, ठीक, 4 झूठ सच बोल करके बेचना होता है, तो अंदर अंतर विरोध चलता रहता है। ये सब करके पूरे दिन भर के दुख झेलने के बाद जब मैं शाम को घर पहुंचता हूं और सोफे पे बैठ के ये जब उतारता हूं ना, तो ये उतारते समय बड़ा राहत महसूस होता है, क्योंकि दिन भर काटा था उसने। खोलेंगे तो आराम तो लगेगा। कहा, जिंदगी में यही एक सुख बच गया है हमारे पास, और वो भी तुम छीन लेना चाहती हो हमसे। तो ये जो सारे सिगरेट शराब के सुख है ना, ठीक, वो सुख ऐसे ही है कि दिन भर के दुखों को भुलाने के एक उपाय के रूप में दिखता है, और वो उतनी ही देर काम करता है जितनी देर उसका असर रहेगा। उसके बाद क्या काम आएगा जी? तो मुद्दा यह है कि इन दुखों को भुलाने के लिए सिगरेट और शराब प्रयोग करना है, या दिन भर की जिंदगी में वो दुख वाला स्थिति उत्पन्न ही ना हो, ऑफिस से लेके घर तक उस पर काम करना है। विचार किया जाए इस पर, और जो 3 सवाल कहे हैं उस पर सोचा जाए। कल सुबह 9 बजे मिलते हैं फिर सभी को। हाँ, नाश्ता कितने बजे? नाश्ता 8 साढ़े 8 बजे। 8 बजे नाश्ता।